अब आगे की कहानी। एपिसोड 6। बाइक के सामने खड़ी आरोही को देख रुद्र और सक्षम दोनों बाइक से उतर गए। रुद्र ने आरोही को देख गुस्से में पूछा, कहाँ घूम रही हो? आरोही रुद्र की बात सुन चुप रही। असल में वो हैरान थी रुद्र को अपने सामने देखकर, इसलिए वो उसे अपनी आंखें बड़ी किए हुए बस देखे जा रही थी। इधर सक्षम ने रुद्र की बाइक साइड में पार्क कर दी और बस दूर से खड़े होकर उन दोनों को देखने लगा। वहीं आरोही ने जब रुद्र की बात का जवाब नहीं दिया तो रुद्र ने झुककर आरोही की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें शौक है रात में घूमने का? आरोही ने ये सुन जल्दी से अपना नाम सिर हिला दिया। तो रुद्र ने सीधे खड़े होकर उसे अभी भी गुस्से में देख चिढ़ते हुए कहा, मना किया था ना तुमसे, मेरे सामने कभी मत आना। आरोही ने उसकी गुस्से से भरी आवाज सुन अपने 2 कदम पीछे लेकर बड़ी मासूमियत से अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहा, हाँ तो ये पूरी मुंबई क्या आपकी है? क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती? रुद्र ने उसकी बात सुन उसे घूर कर देखा तो आरोही ने अपने शोल्डर बैग पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ऐसे घूर क्या रहे हैं? रास्ता छोड़िए मेरा। रुद्र ने उसकी बात सुन उसे नाखुश होकर देख चुपचाप अपने कदम पीछे लिए तो आरोही अब जल्दी से वहां से जाने लगी, मगर अगले ही पल अचानक से रुद्र ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। उसे आरोही का उसके खिलाफ बोलना पसंद नहीं आया था, मगर उसके ऐसा करने पर आरोही ठिठक गई। आरोही ने पीछे मुड़कर रुद्र को देखा तो वो आपस में उलझे उन दोनों के हाथ को देख रहा था। तभी रुद्र ने एक झटके में आरोही को खींचकर अपने सामने खड़े करते हुए कहा, मेरी एक बात कान और अपना दिमाग खोलकर सुनो। ये बार बार मेरे सामने आना या मुझसे करीबी बढ़ाने की कोशिश करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। उस बेमतलब की शादी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, समझी तुम? ये कहते हुए रुद्र ने अब आरोही का हाथ छोड़ा तो आरोही की हल्की सिसकी निकल गई और उसने अपनी कलाई पर पड़े रुद्र की उंगलियों के निशान को देखते हुए कहा, ये क्या किया? निशान पड़ गए? आरोही की बात सुन रुद्र उसके हाथ में पकड़ी दूसरे हाथ की कलाई को देखने लगा कि तभी आरोही ने थोड़े गुस्से में कहा, और क्यों मुझे याद दिला रहे हैं? क्या मैंने एक बार भी आपसे शादी का जिक्र किया? नहीं ना, फिर क्यों? आरोही ने भड़कते हुए कहा, अब मेरा रास्ता छोड़िए, एंड यस आई विल प्रे दैट कि मेरी मुलाकात आपसे फिर कभी ना हो। इतना कहकर आरोही अब रुद्र की साइड से निकल अपने लिए ऑटो रिक्शा रोकने लगी। उन दोनों की बातें खत्म होते ही सक्षम बाइक लेकर आ गया और उसने रुद्र से पूछा, ठीक से बात कर ली ना? रुद्र ने एक नज़र उसे गुस्से में घूर अब आरोही को घूरते हुए पूछा, क्या कहना चाहता है तू? सक्षम ने एक नज़र रुद्र को देखा जो दूर खड़ी आरोही को देखने में व्यस्त था। रुद्र को आरोही के बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आज किस तरह से अकड़ कर वो उससे बात कर रही थी, वहीं कल रात में वो उसके सामने उससे शादी करने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। इधर सक्षम ने रुद्र को देख मुस्कुराते हुए कहा, यही कि मेरी भाभी को घर छोड़कर आ। रुद्र ने सक्षम की बात सुन उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, क्या बोला? भाभी? सक्षम ने अपना गाल सहलाते हुए कहा, हाँ भाभी, देखना कोई ऑटो नहीं मिल रही, तू जा छोड़ कर आ, वैसे भी कितना लेट हो गया है। इस पर रुद्र ने पीछे बाइक पर बैठते हुए कहा, मैं नहीं जाने वाला, और हाँ ये फालतू भाभी भाभी मत बोल, कोई रिश्ता नहीं मेरा उससे। सक्षम ने रुद्र की बात सुन पीछे उसे देखते हुए पूछा, इसका मतलब तू चाहता है कि मैं तेरे बापू यानी एसपी निखिल प्रताप सिंह राणा जी को तेरे शुभ विवाह की फोटोज शेयर कर दूं? रुद्र ने ये सुनते ही हैरानी से कहा, व्हाट द एफ तारानकन तारानकन? तो सक्षम मुस्कुरा दिया और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तेरी शादी की फोटोज तेरे फोन से आज ही ली थी मैंने। ये वो फोटोज थी जो कि प्रूफ के लिए आरोही के कहने पर पंडित जी की बेटी ने रुद्र के फोन से क्लिक की थी। रुद्र सक्षम की बात सुनकर अब बाइक से उतर गया तो सक्षम ने भी मुस्कुराते हुए बाइक को स्टैंड पर लगाकर चाबी रुद्र को देते हुए कहा, ये ले, जमाना बहुत खराब है, जल्दी जा। वो अकेली ही निकल गई। रुद्र ने गुस्से में सक्षम से बाइक की लेते हुए कहा, तुझे तो मैं कल बताता हूँ। सक्षम ने रुद्र की बात सुन हंसते हुए कहा, ओके बाय, अपनी नई नई बीवी के साथ ऐश करना, खूब घूमना। रुद्र ने एनॉइंग लुक देते हुए सक्षम को घूरा तो सक्षम अब हंसते हुए वहां से निकल गया। उसे बार बार किसी का कॉल आ रहा था। सक्षम ने फोन पॉकेट से निकाल कॉल पिक करते हुए कहा, हाँ बोलो अनन्या। तो उधर से उस लड़की अनन्या ने गुस्से में कहा, हे सक्षम, वेयर इज ही, मेरे कॉल भी पिक नहीं कर रहा। सक्षम ने अनन्या की बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी अनन्या, पर अभी तुम्हारा बेबी बिजी है। ये सुन अनन्या ने गुस्से में पूछा, इतना भी कहाँ बिजी है? मिलना तो दूर, 2 दिन से उसने मुझसे बात तक नहीं की है। सक्षम ने अनन्या के चिल्लाकर बात करने पर फोन अपने कान से दूर कर खुद से कहा, ओह गॉड ये राणा इसे कैसे झेलता है, कितना चिल्लाती है ये। सक्षम ने जल्दी से अब कॉल कट कर फोन साइलेंट कर दिया। वहीं रुद्र अपनी बाइक स्टार्ट कर आरोही के पीछे पीछे चला आया जो कि ऑटो ना मिलने पर पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। रुद्र ने आगे जाती ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट जीन्स पहनी हुई लड़की को देखा तो वो उसे देखकर ही पहचान गया और उसने बाइक की स्पीड बढ़ा बाइक आरोही के सामने रोक दी। इधर आरोही उसकी इस हरकत पर डर कर पीछे हट गई।
उसने अपनी आंखों पर आए अपने बालों को अपने एक हाथ से समेत सामने देखा तो एक बार फिर रुद्र को देख वो चिढ़ गई और उसने उससे पूछा, अब क्या है? रुद्र ने उसे इशारे करते हुए कहा, जल्दी बैठो। इस पर आरोही ने जल्दी से पूछा, क्यों? रुद्र ने आरोही को देख चिढ़ते हुए कहा, क्यों क्या? तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ, वरना क्या पता आज फिर किसी को बलि का बकरा बना उससे शादी कर लो। रुद्र की बात सुन आरोही ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, खुद को क्या समझते हो? कुछ भी बोलोगे? मैं नहीं जा रही, आप जा सकते हो। रुद्र ने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए एक बार फिर कहा, बैठो। इस पर आरोही ने मुंह फेरते हुए कहा ना, मैं नहीं जा रही, मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाती। आरोही की बात सुन रुद्र ने बाइक बंद कर आरोही का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाते हुए गुस्से में पूछा, स्ट्रेंजर? मैं स्ट्रेंजर हूँ तुम्हारे लिए? तुम्हें याद हो तो कल इसी स्ट्रेंजर के साथ तुमने शादी की है, और इसी स्ट्रेंजर के साथ कार में तुम यहाँ मुंबई तक आई थी। आरोही, रुद्र की बात सुन इस बार चुप रह गई। रुद्र ने एक बार फिर बाइक स्टार्ट की तो वो अब शांति से उसके कंधे पर हाथ रख बाइक पर बैठ गई। उसके बैठते ही रुद्र ने बाइक स्टार्ट की तो आरोही पहले पीछे जा फिर एकदम से रुद्र की पीठ से सट गई। इस सब में वो चिल्ला पड़ी थी पर जल्दी ही खुद को संभाल उसने ठीक से बैठ धीरे से कहा, सॉरी। रुद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अपना हाथ पीछे ले जाकर आरोही का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसके हाथ को अपनी कमर पर टिकाते हुए कहा, संभल कर, मुझे पकड़ कर बैठो, पहले कभी बाइक पर बैठी नहीं हो क्या? आरोही ने उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए बेख्याली में कहा, नहीं। रुद्र ने अब उससे पूछा, नाम क्या था तुम्हारा? आरोही ने उसकी बात सुन उसे घूरा और मन ही मन कहा, इतनी जल्दी अपनी बीवी का नाम भूल गया क्या कान्हा जी? क्या ये मुझे 7 जन्मों तक याद रखेगा? गधा। इधर रुद्र को जब आरोही की आवाज सुनाई नहीं दी तो उसने एक बार फिर अपना सिर घुमाते हुए पूछा, सो गई क्या? उसकी आवाज सुन आरोही अपनी सोच से बाहर आए और उसने जल्दी से कहा, नहीं। आरोही शर्मा। रुद्र ने आरोही से कहा, तो आरोही जी, बताए कहाँ जाना है आपको? आरोही ने उसे अपनी फ्रेंड के हॉस्टल का पता बता दिया। कपिल के घर से निकाले जाने के बाद उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए फिलहाल के लिए वो अपनी एक फ्रेंड के साथ हॉस्टल में आ गई। रुद्र ने सीधे रास्ते से ना जाकर एक गली में टन लिया तो आरोही ने घबराते हुए पूछा, ये कहाँ ले जा रहे हो? रुद्र ने इस पर चिढ़ते हुए कहा, भरोसा रखो और वैसे भी तुम मेरी टाइप की नहीं हो। रुद्र की बात सुन आरोही उसे घूरने लगी और मन ही मन बोली, खुद को समझता क्या है? चूहे जैसी तो शक्ल है। वहीं रुद्र ने टेढ़ा रास्ता इसलिए चुना था क्योंकि सामने पुलिस थी और वो बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था। कुछ देर में ही रुद्र ने आरोही के हॉस्टल के सामने बाइक रोकी तो आरोही जल्दी से बाइक से उतर गई। इधर रुद्र का बार बार फोन वाइब्रेट हो रहा था इसलिए उसने कॉल पिक कर लिया। आरोही ने उसके सामने खड़े होकर कहा, थैंक यू, मगर रुद्र ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया तो आरोही को लगा शायद वो उसे इग्नोर कर रहा है। वैसे भी उसका एरोगेंट नेचर आरोही को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो हॉस्टल के गेट की तरफ बढ़ गई पर ना जाने क्यों एक बार फिर उसने मुड़कर रुद्र को देखा कि तभी रुद्र ने भी कॉल पर बात करते हुए उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली तो आरोही के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट खिल उठी और उसने अपना हाथ उठा रुद्र को बाय किया तो अनजाने में रुद्र ने भी अपना हाथ उठा उसे बाय कहा मगर अगले ही पल होश आया तो उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। आरोही अंदर चली गई। वहीं रुद्र ने कॉल एंड किया तो एक बार फिर उसके फोन पर कॉल आए और उसने कॉल पिक करते हुए कहा, हम बोलो। उधर से अनन्या ने कहा, बेबी कहाँ हो तुम? आई मिस्ड यू सो मच। अनन्या की बात सुन रुद्र ने चिढ़ते हुए ऊपर आसमान में देख अपनी आंखें भींच ली और अब जब खोली तो हॉस्टल के एक रूम की विंडो पर जाकर अटक गई। विंडो पर और कोई नहीं आरोही ही थी जो उसे देख रही थी मगर जैसे ही रुद्र ने उसे देखा तो उसने जल्दी से विंडो पर कर्टन्स लगा दिए। उसकी ये हरकत देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी थी कि तभी एक बार फिर कॉल पर अनन्या ने उससे कहा, मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ। अनन्या की ये बात सुनते ही रुद्र की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई और उसने जल्दी से कहा, नहीं। उसकी बात सुन अनन्या ने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? एपिसोड 7। आरोही जाकर बेड पर बैठ गई कि तभी उसकी फ्रेंड सोनल बाथरूम से बाहर निकल कर आए और उसने आरोही से कहा, यार लाइट ऑफ कर दे, सुबह जल्दी उठना है। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और लाइट ऑफ कर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। आरोही ने सबसे पहले अपने खुले बालों को बांधा तो उसकी मांग में भरा सिंदूर अब दिखाई देने लगा। उसकी नज़र खुद पर ठहर गई और एक पल के लिए वो फिर से रुद्र के बारे में सोचने लगी। बाथरूम से बाहर आकर आरोही ने सोनल के पास लेटते ही उसे जगाते हुए कहा, सोनल। सोनल ने नींद में कहा, उमम। आरोही ने धीरे से कहा, मुझे रुद्रांश छोड़ने आए थे। इस पर सोनल ने नींद में ही पूछा, कौन रुद्रांश? आरोही ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, अरे वही, मेरा हस्बैंड। ये सुन सोनल की नींद खुल गई और उसने जल्दी से उठकर आरोही का हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या? और तू ये अब बता रही है, पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं भी देख लेती तेरे उस भगोड़े पति को। सोनल की बात सुन आरोही ने चिढ़ते हुए कहा, भगोड़े? क्या बोल रही है यार तू? इसमें उनकी कोई गलती ही नहीं है।
सोनल ने नाइट बल्ब ऑन करते हुए कहा, तू पूरी पागल है। भले तूने उसे फोर्स करके शादी की हो, पर शादी तो शादी होती है। वो तुझे ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकता है? और तू, जब वो तुझे छोड़ चुका है तो क्यों ये सिंदूर लगा कर रखा है? आरोही ने सोनल के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओह गॉड सोनल, धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। सोनल ने आरोही का हाथ दूर झटकते हुए कहा, चुप कर, और ये बता क्या सोचकर तूने उस स्ट्रेंजर से शादी कर ली? ये सुनते ही आरोही का मुंह बन गया और उसने धीरे से कहा, मुझे बचाया उसने तो मुझे लगा अच्छा इंसान है, मेरी मजबूरी समझेगा, पर उसने तो मेरी बात तक नहीं सुनी। तुझे पता तो था कि कपिल से बचने के लिए मैं किसी से भी शादी कर सकती थी, पर उस कपिल से नहीं। मगर सब गड़बड़ हो गया। शादी की, पर मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। इस वजह से कपिल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है और ना ही मेरा सामान और पैसे देने को राजी है। 1 हफ्ते के अंदर हॉस्पिटल बिल क्लियर नहीं किए तो वो लोग मम्मा को डिस्चार्ज कर देंगे। आरोही की आंखों में आंसू आते देख सोनल ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू ना सच में अब क्या करेगी? मेरा तो भाई खुद मुझे गिन गिन कर पैसे भेजता है, मैं क्या ही मदद कर सकती हूँ तेरी? आरोही ने अपने आंसू पोंछ धीरे से कहा, मैंने सोच लिया है, मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी। तो सोनल ने कहा, कॉलेज? आरोही ने अब बच्चों की तरह रोते हुए कहा, वो भी मैनेज करना पड़ेगा यार। उसको ऐसे रोते देख सोनल को हंसी आ गई और उसने आरोही के गाल खींचते हुए कहा, बस कर, ऐसे रोएगी, छोटी बच्ची है क्या? उसकी बात सुन आरोही भी रोते रोते हंस दी। दोनों फ्रेंड लाइट ऑफ कर अब बातें करते करते सो गईं। अंडरस्को 1 हफ्ता बीत चुका था। आरोही ने अपनी फिर से पुरानी जॉब को ज्वाइन कर लिया था। उसकी वॉइस गॉड गिफ्टेड, जिसकी वजह से उसने पहले भी 1-2 बार कार्टून कैरेक्टर्स को अपनी वॉइस दी थी और अब एक बार फिर उसे अपनी उस पुरानी जॉब को वापस ज्वाइन करना पड़ा था। एडवांस पेमेंट मिलने पर उसने हॉस्पिटल के कुछ बिल्स क्लियर कर दिए थे, पर अब भी आधी पेमेंट होना बाकी थी। आरोही सुबह जल्दी कॉलेज पहुंची तो सोनल ने उसका हाथ पकड़ उसे साइड में ले जाते हुए कहा, यार, कॉलेज का एनुअल इवेंट होने वाला है, आज ही नोटिस बोर्ड पर नोटिफिकेशन देखा मैंने। आरोही ये सुन खुश हो गई और उसने एक्साइटेड होकर पूछा, सच में? सोनल ने अपने हाथों से इशारे करते हुए कहा, ढेर सारी मस्ती, डांस, म्यूजिक, गेम्स, मजा आने वाला है यार। आरोही उसे देख खिलखिला उठी। उसने सोनल को पकड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं समझ गई, पर ये इवेंट कब से स्टार्ट होने वाले हैं? आरोही और सोनल बातें करते हुए अपनी क्लास की तरफ जाने लगे। सोनल उसे खुश होकर सब कुछ बता रही थी कि तभी वहां पर उनका फ्रेंड रोनित आ गया और उसने सोनल को साइड कर आरोही से पूछा, हे आरोही, कॉलेज में एनुअल इवेंट शुरू होने वाले हैं तो कॉलेज की डीजे नाइट में क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? नहीं, आरोही कुछ कहती उससे पहले उन तीनों को पीछे से एक आवाज सुनाई दी। तीनों ने आवाज सुन पीछे मुड़कर देखा तो आरोही की सांसें उसके गले में अटक कर रह गईं। ये और कोई नहीं रुद्र था, जो कि रोनित को देखते हुए आगे आया और उसने रोनित को देखते हुए ही आरोही से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोनित ने ये सुन रुद्र से कहा, मुझसे? पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। इस पर रुद्र ने आरोही को घूरने के बाद रोनित को एक नज़र देखा और फिर अचानक से आरोही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गया। ये देख सोनल और रोनित का मुंह खुला रह गया और रोनित ने सोनल से कहा, आरोही ने बताया नहीं कि उसका बॉयफ्रेंड भी है? रोनित की बात सुन सोनल ने चिढ़ते हुए कहा, शट अप रोनित, पता नहीं कौन है ये और ये आरोही को लेकर कहाँ चला गया। इतना कहकर सोनल अब जल्दी से उसी डायरेक्शन में गई जिस तरफ आरोही गई थी। रोनित भी सोनल के पीछे पीछे गया। इधर रुद्र आरोही को एक स्टोर रूम में लेकर आया और उसने डोर बंद कर आरोही को गुस्से में दूर झटकते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरोही ने खुद को गिरने से संभाला और उसे देख हैरानी से कहा, क्या कर रही हूँ से क्या मतलब? मैं यहाँ पर सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरा कॉलेज है ये। रुद्र ने उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, रियली? या मेरा पीछा कर रही हो? अब जहाँ मैं होता हूँ वहाँ तुम होती हो, ऐसा क्यों? रुद्र की बेरुखी सुन और रुद्र को अपने पास आते देख आरोही ने कहा, व्हाट? पीछा मैं क्यों करूंगी? आरोही पीछे हटते हटते अब वॉल से टकरा कर रुक गई तो रुद्र ने गुस्से में आरोही चेहरे के करीब अपना एक हाथ रख उस पर झुकते हुए कहा, मेरा साथ पाने के लिए? जब तुम मुझसे जबरदस्ती शादी कर सकती हो तो मुझे अपना बनाने के लिए ना जाने क्या क्या कर सकती हो। रुद्र ने आरोही की आंखों में देखते हुए कहा, लिसन, ये मत सोचना कि उस दिन तुम्हें लिफ्ट दी तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। रुद्र ने आरोही से आगे कहा, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है एंड आई लव हर, इसलिए सोचना भी मत कि तुम मेरे आसपास भी भटक सकती हो। ये कहकर वो दूर हुआ तो आरोही ने उसे अपनी आंसुओं से भीगी आंखों से देखा। कितना घटिया और घमंडी इंसान है और उसने बिना सोचे समझे उससे शादी कर ली। क्यों? क्योंकि वो बस उस कपिल से छुटकारा चाहती थी। वाकई उस रात उसका दिमाग खराब हो गया था। आरोही अपनी सोच में गुम थी कि तभी रुद्र ने जाते जाते उससे कहा, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं, देखते ही गुस्सा आता है, इसलिए जब तक मैं तुम्हारे कॉलेज आने वाला हूँ तब तक मेरे सामने आने की कोशिश मत करना।
चाहो तो घर पर रहो। ये कहते हुए वो जाने को हुआ था कि आरोही को उसके बिहेवियर पर गुस्सा आ गया और उसने वहां पास ही रखी पुरानी फाइल्स उठा रूद की पीठ पर मार रोते हुए कहा, क्या समझते हैं आप? मैं चुप हूं तो कुछ भी बोलेंगे? रूद मुड़ा तो आरोही ने वहां रखी और भी पुरानी फाइल्स अब उसके ऊपर फेंकते हुए कहा, क्यों? मैं क्यों कॉलेज नहीं आ सकती? आरोही ने उसके चेहरे पर फाइल फेंकते हुए कहा, खुद मेरे पीछे पीछे आते हैं और मुझ पर उंगली उठाते हैं, मुझे डराने की कोशिश करते हैं। आरोही एक बार फिर गुस्से में उस पर फाइल्स मारने को हुई थी कि रूद ने आगे बढ़कर रोती हुई आरोही के हाथ से फाइल छीन दूर फेंक दी और उसको कमर से थाम अपने करीब खींचते हुए गुस्से में कहा, क्या कर रही हो ये सब? और ये रोना बंद करो। आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं, आपसे शादी कर मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूं जो किसी भी राह चलते आदमी से शादी कर ले। मजबूर थी उस रात, आपसे मिली तो ना जाने क्यों आप मुझे औरों जैसे नहीं लगे, मगर मैं गलत थी, शादी की पर आप तो मुझे छोड़कर चले गए ना, तो सब खत्म। रूथ ने बोलती हुई आरोही के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया बाबा, रोना बंद करो। उसकी बात सुन उसकी आंखों में देख आरोही को अब और रोना आ गया, उसके आंसू बहने लगे। सुबह से परेशान आरोही को रोने का ये अच्छा मौका मिल गया था। उसे इस तरह रोते देख रूथ परेशान हो गया। उसे अब ये सिचुएशंस हैंडल करना नहीं आ रहा था। असल में वो आरोही के कॉलेज में म्यूजिक कॉन्सर्ट वाले दिन अपने बैंड के साथ परफॉर्म करने वाला था, इसलिए बस उसी के सिलसिले में कॉलेज आया था। मगर आरोही को अपने सामने देख ना जाने उसे क्या हुआ, वो उसकी तरफ ही खींचा चला आया। उसे हट करने के लिए नहीं बल्कि बात करने के लिए, पर अनजाने में उसे हट कर बैठा। कुछ समझ नहीं आया तो उसने रोती हुई आरोही को अब अपने सीने से लगा लिया और उसने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, शश शश, मैंने कहा ना रोना बंद करो। आरोही ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं कॉलेज आऊंगी। रूथ ने उसके सॉफ्ट बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ ठीक है। आरोही ने फिर से रोते हुए कहा, आप गुस्सा नहीं करेंगे? रूथ ने इस पर भी सहमति जताई, नहीं करूंगा। आरोही ने आगे सुबकते हुए कहा, नहीं, आप मेरे सामने ही नहीं आएंगे। रूथ ने बेख्याली में आरोही के बालों पर किस करते हुए कहा, हाँ नहीं आऊंगा। पर आरोही अब उसके टच को महसूस कर जल्दी से दूर हट गई। वहीं रूथ को भी ख्याल आया कि उसने क्या किया है, तो वो आरोही को घूरने लगा। एक दूसरे से नजरें चुराते हुए वो दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे थे। पर तभी अचानक से रूथ ने आरोही के करीब जा उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आई हेट टीयर्स। नहीं परेशान करूंगा बट डोंट क्राई। इतना कहकर वो पीछे हटा और अब जल्दी से डोर ओपन कर वहां से चला गया। वहीं आरोही वॉल से सटकर खड़ी अपनी तेज होती धड़कनों के शोर को सुन रही थी। अभी अभी जो हुआ वो बहुत ही अजीब और अनएक्सपेक्टेड था। वो उस पर गुस्सा कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था और अब खुद ही ये कहकर चला गया कि आई हेट टीयर्स। क्या अजीब लड़का है, ना जाने उसने क्या मुसीबत अपने सर पर मोल ले ली थी। अपना फोन निकाल उसने टाइम चेक किया तो देखा उसकी क्लास का टाइम निकल चुका था। ये देख उसे रुद्र पर गुस्सा आया, पर अब तो वो जा चुका था। स्टोर रूम से बाहर निकलकर वो कुछ दूर चली थी कि एक बार फिर वो उसके सामने था, मगर अकेला नहीं, अपने कुछ दोस्तों के साथ और शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वहीं रुद्र ने भी सामने से आती आरोही को एक नज़र देखा और फिर अपने सनग्लासेज पहन अपने दोस्तों से कहा, ओके फिर हम शाम को मिलते हैं। ये कहते हुए रुद्र ने फिर से आरोही को देखा तो उसकी नज़र उसके पास खड़ी अनन्या पर थी, जो कि उसके करीब खड़ी हुई थी। आरोही ने अनन्या को घूरने के बाद गुस्से में रुद्र को देखा तो रुद्र ने अनन्या को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, चलें। अनन्या ने उसके बाजू को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा, हाँ चलो। वे लोग जाने लगे। रुद्र ने पलटकर दूर खड़ी आरोही को देखा, जो कि अब भी उसी को घूर रही थी। रुद्र को उसके ऐसा करने से ना जाने क्यों डर लगा और उसने अनन्या से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अनन्या, सक्षम तुम्हें ड्रॉप कर देगा। उसकी बात सुन सक्षम मुस्कुरा दिया और उसने पीछे मुड़कर आरोही को देख अब रुद्र को देखते हुए कहा, हाँ अनन्या, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आओ, रुद्र को एक बेहद इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है ना रुद्र? रुद्र ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया तो सक्षम ने रुद्र के कान में फुसफुसाते हुए कहा, बाहर वाली को छोड़ और घर वाली पर ध्यान दे। देख तुझे कैसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही है। रुद्र ने ये सुनते ही अपने ग्लासेस हटाकर आरोही को देखा कि तभी आरोही वहां से चली गई। सक्षम ने उसके जाते ही फिर से रुद्र के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ले। नाराज होकर चली गई, जा मना उसे, तब तक इस अनन्या बेबी को मैं छोड़कर आता हूँ। रुद्र ने जल्दी से आरोही को जाते देख बेख्याली में हाँ में सिर हिलाया, मगर जल्दी ही उसने सक्षम को देखते हुए कहा, मैं क्यों मनाने जाऊं? वहीं अनन्या ने दोनों को खुसुर फुसुर करते देख मना करते हुए कहा, नो रुद्र, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम आज पूरा दिन मेरे साथ रहोगे। मैं इस सक्षम के साथ कहीं नहीं जाने वाली। अंडस्को। वहीं दूसरी तरफ मित्तल मेंशन में आदित्य और शान को शुभित की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला तो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसे रिएक्ट करें। शान तो सबसे ज्यादा हैरान था, उसे तो लगा था कि उसका भाई अपने किए प्रॉमिस को भूला नहीं होगा। वो ईशू से प्यार करता है, पर यहाँ तो उसकी जुबान पर ईशू का नाम तक नहीं था।
आदित्य ने बात को संभाल मुस्कुराते हुए कहा, आओ ब्रेकफास्ट करते हैं सब लोग, बाकी बातें बाद में। इस पर शुभित ने कहा, डैड, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं और ऐना जुहू वाले मेंशन में रहना चाहते हैं। शुभित की बात सुनते ही आदित्य, जो कि अपनी जगह पर बैठने ही वाला था, वो रुक गया। वही शान, उसने हैरान होकर शुभित से पूछा, भाई ये आप क्या कह रहे हैं? एपिसोड 8। शुभित की बात सुनकर आदित्य अपनी जगह पर बैठ गया और उसने बेहद नरमी से कहा, हम कब जा रहे हो? शान आदित्य के सवाल से चौंक गया और उसने हैरानी से पूछा, पॉप्स, आप क्या कह रहे हैं? आदित्य ने शान को अपने पास बैठने का इशारा किया और उसकी प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए कहा, तुम्हें अभी इन सब चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकफास्ट करो, कॉलेज जाओ, अपनी स्टडी पर फोकस करो। पढ़ोगे नहीं तो एमडी कैसे बनोगे? आदित्य की बात सुन वहां खड़े शुभित ने हैरान हो आदित्य से पूछा, एमडी? और वो भी शान, आप क्या कह रहे हैं डैड? आदित्य ने शुभित की तरफ देखे बगैर कहा, तुम जा सकते हो चीकू। शुभित ने आदित्य की बात सुन चिढ़ते हुए कहा, डैड, हमारी बात तो पूरी होनी चाहिए। आपने क्या कहा अभी कि आप शान को एमडी बनाना चाहते हैं? फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इधर शान खुद आदित्य की बात से हैरान था, पर अभी उसने बीच में बोलने की बजाय बात को वहीं खत्म करने की कोशिश करते हुए कहा, भाई, पॉप्स कहना चाहते हैं कि। तभी आदित्य ने अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहा कि तुम दोनों मेरे बेटे हो और तुम दोनों का मेरी प्रॉपर्टी पर बराबरी का हक है। पर अभी मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं डिसाइड करूंगा कि इंडस्ट्री का न्यू एमडी कौन होगा। शुभित आदित्य की बात सुन शौक था कि तभी ऐना वहां आ गई और उसने उन सभी को ब्रेकफास्ट पर ज्वाइन करते हुए आदित्य से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर मित्तल। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। ऐना मुस्कुराए और उसने शुभित से कहा, कम बेबी, हैव अ सीट। वही शुभित, उसके चेहरे का तो जैसे रंग उड़ चुका था। उसने फिर भी खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए आदित्य से कहा, डैड, हम पार्टी के बाद शिफ्ट हो जाएंगे। आदित्य ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, कैसी पार्टी? अब कोई पार्टी नहीं होगी। पार्टी तुम्हारे इंडिया वापस आने और तुम्हारे एमडी बनने की खुशी में देना चाहता था, बट अब मैंने अपना फैसला बदल लिया है। ये सुनते ही शुभित को दूसरा झटका लगा। वहीं उसके पास बैठी ऐना भी उसे देखने लगी, समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर बात क्या है। ब्रेकफास्ट होते ही शान और आदित्य वहां से जा चुके थे। वहीं शुभित, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया। इधर आदित्य अपने आलीशान रूम में वॉल पर टंगी एक बड़ी सी फोटो के सामने खड़ा हुआ था। ये फोटो शुभी और उसकी थी, उनके पहले करवा चौथ की फोटो। लाल रंग के लहंगे में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। आदित्य का ये डेली का रूटीन था कि वो ऑफिस जाने से पहले कुछ देर तक बस शुभी को निहारते रहता था। कुछ देर बाद आदित्य अपने क्लोसेट रूम की तरफ बढ़ गया और उसने अपना वार्डरोब ओपन कर अपने वॉच के कलेक्शन को खोल कर रख दिया, जिसमें एक से बढ़कर एक महंगी वॉच का कलेक्शन था। आदित्य ने उसमें से एक वॉच निकालकर अपनी रिस्ट पर पहनी कि तभी उसे शान की आवाज़ सुनाई दी। शान ने अपने पापा से कहा, पॉप्स, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आदित्य ने रेडी होते हुए कहा, आई नो वेरी वेल व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट, बट फिलहाल के लिए मैं कोई बात नहीं करना चाहता, किसी भी बारे में। शान ने ये सुन आदित्य के सामने खड़े होकर कहा, पॉप्स, भाई के साथ आप गलत कर रहे हैं। आदित्य ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, रियली? बहुत फिक्र है तुम्हें अपने भाई की, पर उसे तो नहीं है तुम्हारी, ना मेरी। शान कुछ कहता उससे पहले आदित्य ने अपने फोन को अपने हाथों में लेकर पूछा, वैसे आजकल इशू नहीं आ रही? बात क्या है, तुम दोनों में फिर झगड़ा हुआ क्या? शान ने इस पर झट से मना करते हुए कहा, नो पॉप्स, मैं क्यों करूंगा उससे झगड़ा। आदित्य ने इस पर हंसते हुए कहा, हम करना भी नहीं चाहिए, भाभी माँ समान होती है। आदित्य की बात सुन शान ने बेख्याली में हाँ कहा कि उसे जैसे कुछ समझ आया और उसने जल्दी से आदित्य से कहा, पॉप्स। आदित्य ने शान के गाल खींचते हुए कहा, बेटा मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, सब जानता हूँ। इस पर शान हंस दिया और आदित्य के गले लग गया। शान बिल्कुल शुभी के जैसा था, भोला, अपने पॉप्स, अपने भाई के लिए बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकता था। आदित्य ने अपने दोनों बेटों को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहा था, पर शान वो आदित्य को अकेला छोड़कर कहीं नहीं गया। शान अब आदित्य से अलग हुआ और उसने परेशान होकर कहा, बट पॉप्स, भाई तो ऐना के साथ कमिटेड हैं, ईशू सब जानती है पॉप्स, और वो बहुत हट हुई है, इसलिए वो अब यहाँ नहीं आ रही और ना ही मेरे कॉल्स पिक करती है। आदित्य ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा, तुम उस सब की फिक्र छोड़ दो शान, और जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दो, खुद के बारे में सोचो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये कहते हुए आदित्य अब अपने रूम से चला गया। आदित्य की ये सॉफ्ट साइड सिर्फ शान के लिए थी, बाकी वो आज भी अपने काम को लेकर उतना ही सख्त था जितना पहले हुआ करता था। इधर दूसरी तरफ रुद्राज अनन्या के साथ था, पर मन कहीं और ही था। उसका मन फिलहाल आरोही की बातों में उलझा हुआ था। इधर रुद्र के क्लोज बैठी अनन्या ने रुद्र के बालों के साथ खेलते हुए उससे कहा, रुद्र, चलो ना हम कहीं बाहर घूमकर आते हैं, सिर्फ तुम और मैं।
मेरे फार्म हाउस लोनावाला चलें। रूथ से अब जब अनन्या की और किटपिट नहीं सही गई तो उसने चिढ़कर अनन्या से कहा, लिसन अनन्या, आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। रूथ को अचानक से भड़कते देख अनन्या ने हैरानी से पूछा, व्हाट? बेबी तुम ये क्या कह रहे हो? रूथ ने गुस्से में अनन्या को वही कैफे में छोड़ दिया और खुद उससे बिना कुछ बोले जल्दी से पार्किंग में पहुंच अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। उसने अपनी बाइक सीधे सक्षम के घर के सामने रोकते ही सक्षम को फोन कर उसे बाहर आने को कहा। सक्षम जल्दी से बाहर आया और उसने हंसते हुए पूछा, क्या बे, तेरी अनन्या बेबी कहाँ गई? ये सुनते ही रूथ ने गुस्से में कहा, शट अप सक्षम, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। सक्षम ने रूथ को सीरियस मूड में देखते हुए पूछा, क्यों? अब क्या हुआ? रूथ ने जल्दी से सपाट लहजे में कहा, मुझे डाइवोर्स चाहिए। ये सुनते ही सक्षम की आंखें बाहर आने को थी। उसने लगभग चिल्लाते हुए पूछा, क्या? पर किससे? रूथ ने चिढ़कर कहा, और किससे? मेरी उस सो कॉल्ड वाइफ से। इस पर सक्षम ने कहा, क्यों? तूने उस शादी को माना ही कब जो तू डाइवोर्स की बात कर रहा है? रूथ ने परेशान होते हुए कहा, डाइवोर्स तो लेना ही पड़ेगा वरना अगर सच्चाई सामने आई तो वो हिटलर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रूथ की बात सुन सक्षम हंस दिया और उसने रूथ को देख हंसते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तेरी कितनी बैंड बजती है देते बापू के आगे। इस पर रूथ ने कहा, तभी तो। अब सक्षम ने कहा, आरोही से बात कर। रूथ ने सिर झुकाए हुए कहा, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। सक्षम ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, तुम मिलकर बात कर। रूथ ने ये सुनते हुए कहा, गुड आइडिया। रूथ ने अब जल्दी से बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया तो उसे देख सक्षम मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। शाम होने को थी। रूथ आरोही की कॉलेज पहुंच गया था और उसके बाहर निकलने का वेट करने लगा था। कुछ देर बाद आरोही बाहर निकल कर आई। वो अकेली थी तो उसे देख रूथ ने जल्दी से अपना हेलमेट पहन लिया और बाइक आरोही के पास ले जाकर रोक दी। आरोही अचानक से हुई इस हरकत पर पीछे हट गई थी कि तभी रूथ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बैठो। आरोही को आवाज सुनकर समझने में देर नहीं लगी कि हेलमेट के अंदर कौन है, पर फिर भी उसने नाटक करते हुए कहा, कौन है आप और मेरा हाथ कैसे पकड़ा? आरोही की भी एक्टिंग समझने में रूथ को वक्त नहीं लगा, पर तब तक आरोही उससे अपना हाथ छुड़ा आगे जा चुकी थी। ये देख रूथ ने बाइक स्टार्ट की और उसका पीछा करते हुए कहा, लिसन आरोही, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मगर आरोही नहीं रुकी, पर यह रूथ था। आरोही के सामने बार बार बाइक रोककर खड़ा हो जाता तो इस बार आरोही ने ही हार मान ली और बाइक पर बैठ गई। रूथ ने बाइक स्टार्ट करते ही स्पीड बढ़ा दी तो आरोही ने उसे कसकर पकड़ लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। रूथ ने बाइक की स्पीड कंट्रोल कर आरोही हाथ जो कि इस समय उसके पेट पर था उसे पकड़ते हुए कहा, इतना डरती क्यों हो? तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। आरोही ने उसकी बात सुन तेज आवाज में कहा, आपका क्या भरोसा? मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर मैं नहीं मर सकती। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मम्मा, उनका ख्याल कौन रखेगा? रूथ आरोही के बोलने के ढंग पर हंस दिया था। कितनी प्यारी बातें करती है। रूथ ने मुस्कुराकर अभी इतना ही सोचा था कि होश में आते ही खुद से कहा, प्यारी नहीं, बहुत सारी और बोरिंग बातें करती है। वहीं आरोही ने अब रूथ से पूछा, एक बात पूछूं? रूथ ने कहा, बोलो। आरोही ने अपना मुंह बनाते हुए पूछा, आपको शर्म नहीं आती बार बार फेल होने में? इतने बड़े हो गए हैं आप और अब भी कॉलेज में पढ़ते हैं। रूथ आरोही की बात सुन हंस दिया और उसने आरोही से कहा, अच्छा याद दिलाया तुमने। आरोही ने मासूमियत से पूछा, क्या? तो रूथ ने कहा, यही कि मैं तुम्हारा सीनियर हूं तो मुझे तुम्हारी रैगिंग करनी चाहिए थी। रूथ की बात सुनते ही आरोही ने उससे अपना हाथ छुड़ा पीछे हटते हुए कहा, नहीं, और आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। कॉलेज में ये सब अलाउड नहीं है। रूथ ने आरोही की बात सुन अपना सिर हल्का सा घुमाते हुए कहा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, देखना चाहती हो? आरोही ने इस पर रूथ से कहा, अकेली लड़की को डराने की कोशिश कर रहे हो? रूथ उसकी बात सुन हंस दिया और उसने कहा, अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें परेशान ना करूं तो मुझे अच्छे से पकड़ कर बैठो। आरोही ने उसकी बात सुन भोलेपन से कहा, अच्छा, ये लो, अब परेशान नहीं करना। ये कहते हुए उसने एक बार फिर रूथ की कमर पर अपने हाथ रख दिए थे। रूथ उसकी बातों से मुस्कुराए जा रहा था। कितनी आसानी से वो उसे बेवकूफ बना पा रहा था। दोनों मुंबई से दूर आ चुके थे। जगह खूबसूरत थी, चारों तरफ हरियाली और पानी ही पानी था। लेक का सुंदर नज़ारा देख आरोही को जैसे सुकून मिला। उसने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी रूथ ने उसके पास आते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरोही ने मुड़कर अपने पास खड़े रूथ को देखा तो रूथ की आंखें आरोही की आंखों से जा मिली। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे कि तभी आरोही ने पूछा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? रूथ उसकी आवाज़ सुन होश में आया और उसने कहा, मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे कॉलेज में हूँ। ये सुनते ही आरोही की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने लगभग चीखते हुए पूछा, क्या? इसका मतलब तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? रूथ ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं,
तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो। ये सुनना भर था कि आरोही उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, पर रुद्र ने हंसते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़ उसे अपनी बाहों में भर लिया। आरोही उसकी मजबूत पकड़ में छटपटाने लगी, पर वो बस उसे मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। भूल ही गया था कि वो क्या बात करने के लिए उसे यहाँ कर लेकर आया था। आरोही ने उससे आखिरी बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा बाबा, बहुत मजाक हुआ, अब छोड़ो मुझे। आरोही ने इतना कहा ही था कि उसके हिलते होठों पर रुद्र ने अचानक से झुककर अपने होठों को रख दिया। एपिसोड 9। आरोही सुन्न पड़ चुकी थी। वही रुद्र को होश आया कि उसने क्या हरकत की है। ये सोचते ही वो पीछे हट गया और बस शौक होकर खड़ी आरोही को देखने लगा। ना जाने क्या सोच वो एक बार फिर आरोही के करीब आया और उसने एक बार फिर आरोही के होठों पर किस करना चाहा, मगर आरोही उससे दूर छिटक कर खड़ी हो गई और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। रुद्र उसके ऐसा करने पर अपनी मदहोशी से बाहर निकल आया। थप्पड़ ने रुद्र के गाल को नहीं बल्कि उसके मैनेगो को हट किया। उसने गुस्से में कांपती हुई पतली सी आरोही की बाजुओं को कसकर पकड़ अपने करीब खींच गुस्से में कहा, हाउ डरे यू, क्या सोचकर तुमने मुझ पर हाथ उठाया। आरोही की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में भरे हुए गले से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। रुद्र ने आरोही की बात सुन उसे गुस्से में घूरा और फिर उसे छोड़ अचानक से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। एक किस के लिए इतना ड्रामा, भूल गई हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं ना। याद करने की कोशिश करो। आरोही रोते हुए रुद्र को देखने लगी। वही रुद्र ने झुककर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, या इतनी बार शादी की है कि याद ही नहीं कि हमारी शादी कब हुई। आरोही ने रुद्र की बात सुन गुस्से में एक बार फिर उस पर हाथ उठाया, मगर रुद्र ने इस बार उसकी पतली कलाई को थाम गुस्से में कहा, नो बेबी, इस बार नहीं। रुद्र ने आरोही की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, वैसे शादी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए। अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करती हुई आरोही ने रुद्र की बात सुनी तो वो रुक गई। उसने रुद्र को देखा और फिर रोते हुए कहा, डाइवोर्स किस लिए, हमारी शादी रजिस्टर कब हुई जो मैं आपको डाइवोर्स दूं। आरोही की बात सुन रुद्र ने आरोही का हाथ छोड़ दिया और उसको याद आया कि हाँ, उन्होंने तो मंदिर में शादी की थी और वो फालतू में ना जाने क्या क्या सोच बैठा था। तभी आरोही ने 2 कदम पीछे हट अपने गले में पीछे हाथ डाल मंगलसूत्र जो कि रुद्र ने उसे पहनाया था वो अपने गले से निकाल लिया और रुद्र का हाथ पकड़ उसे थमाते हुए कहा, ये है शादी की निशानी जो मैं आपको लौटा रही हूँ। किसी ने नहीं देखा हमारी शादी को होते हुए, इसलिए बेफिक्र रहिए। इतना कहकर आरोही ने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर रुद्र को देखते हुए कहा, आप क्या सोचते हैं कि मैंने आपसे शादी की है तो आप मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, इसलिए यहाँ लाए थे मुझे। ये कहते हुए आरोही की आंखें एक बार फिर छलक आईं। वही रुद्र ने उसे रोते देख गुस्से में कहा, जस्ट शट अप, बंद करो अपनी बकवास। मैं क्यों करूंगा जबरदस्ती तुम्हारे साथ, लड़कियों की कमी नहीं है मुझे। एक तो खुद तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की और अब बस एक किस पर इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो। रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अभी यहाँ से। आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रुद्र ने आरोही की बात सुन गुस्से में कहा, ओके फाइन, रहो यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ। आरोही उसकी बात सुन मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसे बहुत रोना आ रहा था। सब उसकी गलती थी, उसकी बेवकूफ़ी थी जो आज वो इस जगह पर आकर खड़ी हुई है। अपनी सोच में गुम थी कि तभी रुद्र ने बाइक स्टॉप कर उसके पास आते हुए कहा, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, चलना है या रात भर यही रहना है। रुद्र की बात सुन आरोही ने अपने आंसुओं को पोंछा। इधर उधर देखा तो वाकई अंधेरा हो चुका था और आसपास कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं दिखाई पड़ रही थी, इसलिए वो चुपचाप उससे दूरी बनाकर बाइक पर बैठ गई। रुद्र ने आरोही को उसके हॉस्टल पर लाकर छोड़ा तो आरोही जल्दी से बिना उसे देखे वहां से अंदर चली गई। रुद्र ने उसे इस तरह भागते हुए देखा तो कुछ देर तक उसे देखता रहता और फिर वहां से निकल गया। रात के 12 बजे के करीब नाइट क्लब में शोर शराबे से दूर शुभित मार्क और एना के साथ बैठा हुआ था कि तभी एक हैंडसम लड़के ने उन तीनों को आकर ज्वाइन किया। शुभित ने उसे देखते ही उठकर उसके गले लगकर कहा, अब आया है, कब से वेट कर रहा था। इस पर उस लड़के ने हंसकर कहा, हम अब जाकर टाइम मिला है। पास बैठी एना ने भी उस लड़के के गले लगकर कहा, हाय अभय। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो ब्यूटीफुल। अभय अभिषेक बिंदल, समीर का इकलौता बेटा, हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच, गोरा रंग, वेल मेंटेन बॉडी, परफेक्ट जॉ लाइन। अभय आज ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था। दोनों अभय और शुभित एक दूसरे के बेस्ट बड्डी थे, एक दूसरे से उनका कोई राज छुपा नहीं था। अभय ने शुभित के साथ बैठ नीट शॉट लगाते हुए पूछा, क्या हुआ, परेशान क्यों है। शुभित ने चिढ़ते हुए कहा, यार डैड ने सब कुछ खराब कर दिया। अभय ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों। शुभित ने थोड़े गुस्से में कहा, एमडी शान को बनाना चाहते हैं, मैं इसके लिए रेडी हूँ।
पर जब मैंने मेरे प्रोजेक्ट में डैड को इन्वेस्ट करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अभि ने शुभित की बात सुन एक नज़र ऐना और मार्क को देख मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तेरा मूड खराब है। शुभित ने शॉट लेते हुए कहा, डैड को सिर्फ शान से प्यार है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं उनके लिए। अभि ने शुभित की बात सुन उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये ज्यादा हो रहा है शुभित, हम कल बात करेंगे, चल अभी घर चलते हैं। शुभित ने अपना हाथ छुड़ा मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। शुभित को भड़कते देख ऐना ने जल्दी से उसे थाम अभि से कहा, अभि हम चले जाएंगे। अभि ने ऐना को से कहा, नो ऐना, आई विल टेक हिम। वही क्लब में दूसरी तरफ रूद ने आज ड्रिंक की हुई थी और नशे की हालत में डांस फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। तभी पीछे से आकर शान ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, हाय ब्रो। शान की आवाज़ सुनते ही रूद खुश हो गया और मुड़कर उसने शान के गले लगते इस बजते म्यूजिक के शोर की वजह से उसके कान में कहा, भाई कहाँ था तू, अब आ रहा है। शान ने रूद को संभालते हुए उसके कान में तेज आवाज में कहा, सॉरी यार, थोड़ा बिजी था, एग्जाम आने को है, ईशू ने पार्टी करने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया है। शान की बात सुन रूद हंसने लगा और दोनों अब वहां शोर शराबे से दूर होकर एक तरफ आने लगे थे कि रूद किसी से टकरा गया। रूद ने खुद को संभाल गुस्से में अपना सिर घुमाकर देखा कि तभी शान की आवाज उसके कानों में पड़ी। शान ने सामने खड़े लड़के को देखते हुए कहा, भाई। शान की आवाज सुन रूद ने सामने खड़े शुभित को देख हंसते हुए कहा, ओह चीकू। वही शुभित अपने सामने खड़े लड़के को ऊपर से नीचे तक देख पहचानने की कोशिश करने लगा। वो रूद को पहचान नहीं पाया था। रूद इतने सालों में बहुत बदल चुका था। पतला दुबला रूद अब काफी हैंडसम हो गया था। बंदे ने बॉडी शॉडी बना ली थी। शुभित जब रूद को पहचान नहीं पाया तो शान ने कहा, भाई ये रूद है, निखिल अंकल का बेटा। शुभित ने एक नज़र रूद को देखा, रूद ने भी उसे घूर कर देखा। शान उन दोनों के बीच उनके बोलने का इंतजार कर रहा था मगर दोनों कुछ बोलते उससे पहले ही एक दूसरे से मुंह फेर अपने अपने रास्ते निकल गए। शान शुभित की तरफ भागा मगर कुछ सोच मुड़कर रूद के पास चला आया। बचपन से ही रूद और शुभित की कभी नहीं बनी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे पर रूद शान का बहुत अच्छा दोस्त था। शान ने रूद के पास बैठते हुए पूछा, डायरेक्टर से बात हुई? रूद ने ड्रिंक करते हुए कहा, नहीं यार, सब भाव खाते हैं, टैलेंट की कोई कद्र नहीं है यहाँ। शान ने उसकी बात सुनकर कहा, कल मैं चलूंगा तेरा साथ, फिर देखते उस डायरेक्टर को। ये कहते हुए शान ने भी एक शॉट लगाया कि तभी सक्षम ने उन दोनों के पास आते हुए कहा, क्या तुम दोनों यहाँ बैठो हो, चलो डांस करते हैं। इस पर रूद ने अपना हाथ छुड़ा मना करते हुए कहा, नो, आई एम फीलिंग रेस्टलेस। सक्षम ने ये सुन फिक्र करते हुए पूछा, क्यों भाई? वही शान भी उसकी बात गौर से सुनने के लिए उसे देखने लगा। इधर रूद ने अपनी ड्रिंक खत्म करते हुए नशे में कहा, शी स्लैप्ड मी यार। रूद की बात सुन शान और सक्षम दोनों शौक हो एक साथ बोले, व्हाट? रूद ने नशे में झूमते हुए खड़े होकर कहा, यस, माई वाइफ स्लैप्ड मी बिकॉज आई किस्ड हर। रूद की बात सुन सक्षम समझ गया कि वो किसकी बात कर रहा है। वही शान उसे तो जैसे झटका लगा और उसने हैरानी से पूछा, योर वाइफ? रूद ने हाँ कहना चाहा मगर सक्षम ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चढ़ गई इसे, टल्ली हो गया, कैसी बहकी बातें कर रहा है। सक्षम को घूरते हुए शान ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए पूछा, सच सच बता, कुछ छुपा रहा है तू? तब तक रूद ने सक्षम का हाथ अपने मुंह से हटा एक बार फिर कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैंने कोई गलती की क्या? बोल भाई, बोल ना, शी इज माई वाइफ। रूद की बात सुन शान अब थोड़े गुस्से में सक्षम को घूरने लगा तो सक्षम ने अपना सिर पीटते हुए कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। शान ने उसकी बात सुन अब गुस्से में कहा, मार खाकर बताएगा या फिर? सक्षम ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे नहीं, मार इसे खिला। वही रूद ने उन दोनों के बीच में एक बार फिर नशे में कहा, भाई मिलकर आऊं क्या? अच्छा नहीं लग रहा मुझे। शी वॉज क्राइंग बिकॉज आई किस्ड हर। सक्षम ने रूद की बात सुन एक बार फिर अपना सिर पीटते हुए शान से कहा, कहाँ फंस गया मैं? शान ने भी झट से पूछा, बात क्या है साले, क्यों गोल गोल घुमा रहा है? सक्षम ने एक सांस में कहा, इसने शादी कर ली। शान ने सक्षम की बात सुन रूद को देख हैरानी से पूछा, क्या? तो इस पर सक्षम ने कहा, हाँ, और वो भी बिना किसी को बताए, अंकल को पता चलेगा ना, इसके तो समझो इल लग गए। इस पर शान हंस दिया। वही रूद ने एक बार फिर कुछ कहने की कोशिश की मगर सक्षम ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, साले, किसी शरीफ लड़की को जबरदस्ती किस करेगा तो थप्पड़ ही मिलेगा। ये कहते हुए शान और सक्षम एक दूसरे को ताली मार फिर हंसने लगे। वही रूद ने उन दोनों से अपनी आंखें बंद किए हुए पूछा, यार तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तो शान ने कहा, तेरी हालत पर। रूद ने ये सुन नाराज होते हुए कहा, कैसे दोस्त हो तुम दोनों, अपने यार की मदद की बजाय उसका मजाक बना रहे हो। शान ने रूद की बात सुन सक्षम से कहा, पहले तो इसे लेमन दे, बहुत पी रखी है आज इसने।
सक्षम ने हाँ में सिर हिला वहां से जाने की कोशिश की थी कि तभी रूथ ने उसे पकड़ते हुए कहा, नहीं यार, तू मुझे हॉस्टल लेकर चल। शान ने रूथ की बात सुन सक्षम से पूछा, हॉस्टल? तो सक्षम ने उसे बताते हुए कहा, इसकी बंदी रहती है। इस पर शान ने पूछा, अनन्या हॉस्टल में कब से? सक्षम ने उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, अबे साले, मैं मिसेस राणा की बात कर रहा हूँ। शान ने कहा, ओह। वही उन दोनों को आपस में उलझा हुआ देख रूथ ने गुस्से में कहा, तुम दोनों लड़ लो, मैं अकेला चला जाऊंगा। रूथ की बात सुन सक्षम ने उसे पकड़ते हुए कहा, अभी नहीं, सुबह मिलने चलेंगे। इस पर रूथ ने भड़कते हुए कहा, मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकता, पता नहीं क्या हो रहा है, उससे मिलने का दिल कर रहा है। रूथ की आंखों में आई शोखी देख शान ने सक्षम से कहा, ये कैसी बातें कर रहा है? इस पर सक्षम ने भी हैरान होकर कहा, मजनू टाइप्स। वहीं दूसरी तरफ आरोही इस समय हॉस्पिटल आई हुई थी। दिल बहुत दुखी था, उसके पास पैसे नहीं थे, कैसे सब कुछ हैंडल करे ये सोचते हुए वो अपनी मम्मा के पास आई थी कि तभी डोर पर खड़े कपिल को देख अपनी जगह पर ही ठिठक कर खड़ी रह गई। एपिसोड 10। कपिल एक शातिर मुस्कान अपने चेहरे पर लिए आरोही के पास चलकर आया तो आरोही का दिल जोरों से धड़कने लगा। डर से उसने अपने बैग को अपनी मुट्ठी में भींच अपने कदमों को पीछे लेना शुरू किया था कि तभी कपिल ने आगे बढ़ लपक कर उसकी बाजू को पकड़ते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? इस समय डर की वजह से आरोही का चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो खून उसके शरीर में बहना छोड़ गया हो। आरोही ने कपिल की देख अपना थूक गटकते हुए कहा, कपिल। कपिल मुस्कुराया और उसने आरोही के दोनों कंधों को थामते हुए पूछा, डर गई? आरोही ने ना में सिर हिलाया तो कपिल एक बार फिर मुस्कुरा दिया और उसने आरोही के दोनों गालों को अपने हाथ में भींच दांत पीसते हुए कहा, झूठ बोला था मुझसे, तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगी मुझसे? आरोही की आंखें भर आईं। उसने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। कपिल एक बार फिर मुस्कुराया और उसने आरोही के गालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दांतों को भींचते हुए कहा, मुझसे खेलने की कोशिश मत करो आरोही, दिखती मासूम हो, असल में हो क्या ये मुझसे बेहतर तुम्हें और कोई नहीं जान सकता। आरोही रो पड़ी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उन दोनों के कानों को सुनाई दी। ये आवाज थी सोनल की। सोनल जल्दी से कपिल के पास आए और उसने आरोही को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, कपिल छोड़ो आरोही को। कपिल ने गुस्से में सोनल से कहा, दूर रहो सोनल, वरना अच्छा नहीं होगा। सोनल ने ये सुन जल्दी से दूसरी तरफ जाते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी हॉस्पिटल स्टाफ को जमा करती हूँ और उन्हें दिखाती हूँ कि कैसे एक पुलिस ऑफिसर अकेली लड़की को परेशान कर रहा है। ये सुन कपिल ने आरोही को छोड़ गुस्से में सोनल की तरफ मुड़ते हुए कहा, सोनल, मुझसे दुश्मनी भारी पड़ेगी। सोनल ने कपिल की बात सुन आरोही के पास जाते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। आरोही, तुम रुद्रांश को कॉल करो। रात थी, इस वजह से हॉस्पिटल में चहल पहल कम थी। इसी बात का फायदा उठाकर कपिल आरोही को परेशान कर रहा था। पर रुद्रांश नाम सुनते ही कपिल के माथे पर बल पड़ गए और साथ ही आरोही भी अपनी पानी से लबालब आंखों से सोनल को देखने लगी थी कि तभी कपिल ने गुस्से में पूछा, रुद्रांश कौन है ये? सोनल ने कपिल से कहा, आरोही का हस्बैंड। तुम्हें क्या लगता है वो झूठ बोल रही है? कपिल सोनल की बात सुन हंस दिया और उसने सोनल से कहा, अब तुम भी मुझे झूठी कहानी सुनाओगी? अगर सच में इसकी शादी हो गई है तो कहाँ है इसका पति? कहाँ है वो और अब तक क्यों उसने हॉस्पिटल के बिल्स क्लियर नहीं किए? सोनल ने कुछ सोच अपना मुंह खोला था कि तभी कपिल का फोन बजने लगा। फोन को देखते ही कपिल ने एक नज़र सोनल के पीछे खड़ी आरोही को देख गुस्से में कहा, आज बच गई तुम, पर मैं कल फिर आऊंगा, तब तक चाहो तो एक नकली पति लाकर खड़ा कर लो, उसके सामने ही तुम्हें उठा कर लेकर जाऊंगा। ये कहते हुए कपिल वहां अब एक सेकंड भी नहीं रुका और जल्दी से निकल गया। वहीं उसके जाते ही खुद को संभाल कर खड़ी आरोही की सिसकियां की आवाज तेज हो गई और वो रोने लगी तो उसे देख सोनल ने गुस्से में कहा, तू क्यों उसके सामने वीक पड़ती है, तभी वो तुझे डरा पाता है। आरोही सोनल की बात सुन जल्दी से उसके गले लग रोने लगी और उसने रोते हुए सोनल से कहा, सोनल, मुझसे अब और नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पा रही, सब गलत हो रहा है। सोनल ने आरोही को खुद से दूर कर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चुप कर, कुछ गलत नहीं हो रहा। रही बात पैसों की तो उसका हम कुछ ना कुछ देख ही लेंगे, फिलहाल मेरे साथ चल। आरोही ने सिसकते हुए पूछा, कहाँ? सोनल ने उसे अपने साथ बाहर ले जाते हुए कहा, अरे चल ना। ये कहते हुए सोनल आरोही को बाहर ले जाने लगी। इधर हॉस्पिटल के बाहर कार से टिककर खड़े सक्षम ने कपिल को बाहर आते देखा तो जल्दी से अपने बगल से खड़े रूद से कहा, राणा, पुलिस, कहीं तेरे पापा तो नहीं आए हैं यहाँ? ये सुन रूद ने सक्षम के सिर पर चपत लगाकर कहा, चुप बे साले, हर जगह तुझे मेरे पापा ही दिखाई देते हैं। सक्षम ने अपने सिर को सहलाते हुए कहा, क्योंकि तू काम ही ऐसे करता है, खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। इस पर कार में बैठे शान ने कहा, क्यों? निखिल अंकल पापा तो इसके हैं, उनका नाम सुन तेरी बैंड क्यों बजती है? इस पर सक्षम ने शान से बहस करते हुए कहा, तू क्या जाने साले, तेरा क्या है?
तेरे डैड तो तुझे सीने से लगा कर रखते हैं, पर मेरे पापा मुझे बंदूक की नोक पर रखते हैं। सक्षम की बात और उसके चेहरे के भाव देख शान हंसने लगा तो सक्षम भी हंस दिया। वही रुद्र की नज़र अभी हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर थी कि तभी सोनल आरोही को अपने साथ बाहर खींच कर ले आई। आरोही को देखते ही रुद्र के बेचैन दिल को जैसे करार आ गया। वो कार से हट सीधा खड़ा हो गया। वही अब आरोही की नज़र उस पर पड़ी तो वो हैरान हो गई रुद्र को वहां देख। आरोही ने सोनल का हाथ पकड़ जल्दी से उसे रोकते हुए पूछा, ये लोग यहाँ क्यों हैं? सोनल ने आरोही को बताना चाहा था मगर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही रुद्र आरोही के पास आ गया। ये देख सोनल कुछ कदम दूर हो गई कि तभी रुद्र ने आगे बढ़ आरोही को अपनी बाहों में भर लिया। बड़ा सुकून मिला उसे अपनी इस हरकत से। वहीं आरोही वो एक बार फिर हैरान थी। पतली सी आरोही उसकी बाहों में इस तरह समाई कि वो पूरी तरह से छुप गई थी। इधर सक्षम और शान हैरानी से मुंह खोले रुद्र को देखे जा रहे थे। सक्षम ने अगले ही पल जल्दी से शान की आंखों पर अपना हाथ रख लिया तो शान ने उसका हाथ दूर झटकते हुए कहा, क्या बे? इस पर सक्षम ने कहा, ये तो यही शुरू हो गया। वहीं आरोही ने अब रुद्र से अलग होने की कोशिश की मगर रुद्र ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, हिलो मत। आरोही ने उसकी बात सुनकर पूछा, क्यों? आरोही की आवाज़ सुन रुद्र होश में आया और उसने उसे छोड़ ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, चलो। आरोही ने जल्दी से पूछा, कहाँ? रुद्र ने आरोही का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, मेरे साथ। आरोही को रुद्र का बिहेवियर अजीब लगा। आंखों में भी अलग ही शोखी उतर कर आई थी, जिसे देख आरोही ने धीरे से पूछा, यू आर ड्रंक? रुद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ हूं तो। आरोही ने ना में सिर हिलाया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। आरोही शांत होकर रुद्र की आंखों में देखे जा रही थी कि तभी रुद्र ने झुककर बेसुधी में एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों से छूना चाहा मगर आरोही ने जल्दी से अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। इधर उन दोनों को देख सक्षम ने जल्दी से शान और अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, ये तो आज फुल रोमांस के मूड में है। शान ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, पर यह सब हुआ कब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर रुद्र आरोही की इस हरकत पर चिढ़ गया। उसने आरोही के हाथ को पकड़ उसे एक झटके में हटा दिया और आरोही के होठों पर किस करने के लिए झुका कि तभी आरोही चिल्लाए, नहीं प्लीज। उसकी आवाज़ सुन रुद्र रुक गया और उसने अपनी आंखें खोल डरी सहमी आरोही को देखा तो उसके चेहरे को छोड़ अब उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ मेरे साथ। आरोही ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, कहाँ ले जा रहे हैं? रुद्र ने आरोही को जवाब देने की बजाय सोनल से कहा, सोनल चलो हॉस्टल छोड़ दूं तुम्हें। सोनल ने हाँ में सिर हिलाया पर आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। रुद्र ने उसकी बात को सुन इग्नोर करते हुए एक बार फिर आरोही का हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ ले जाकर कार में बैठा दिया। रुद्र ने अपने दोनों दोस्तों को घूरते हुए पूछा, अब तुम दोनों को क्या हुआ? इस पर सक्षम और शान ने अपनी आंखों से हाथ हटा लिया। शान ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, तेरे रोमांस के पूरे होने का वेट कर रहे थे। शान की बात सुन रुद्र ने एक नज़र पीछे बैठी आरोही को देखा तो आरोही ने उसकी नज़रों से अपनी नज़रें मिलते ही जल्दी से एक बार फिर अपने होठों पर हाथ रख लिया तो रुद्र ने अपना मुंह फेरते हुए शान से कहा, हॉस्टल। शान ने उसकी बात सुनकर जल्दी से सिर हिला दिया। वहीं सक्षम भी फुदकते हुए पैसेंजर सीट पर बैठ गया। आरोही के पास सोनल बैठ गई थी। अब बस बैठने के लिए रुद्र बचा था कि तभी वो आरोही की साइड डोर ओपन कर उसके पास बैठ गया। कार स्टार्ट हुई। वहीं आरोही रुद्र को देख आज बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। क्या गया था उसे? क्यों वो उसके पास चला आया? खुद में उलझी हुई आरोही को तब होश आया जब ड्राइविंग सीट पर बैठे शान ने कहा, हे गाइस। के आरोही और सोनल उसकी बात का मतलब नहीं समझे मगर सक्षम और रुद्र ने उसकी बात सुन हूटिंग की तो आरोही सोनल से सटकर बैठ गई। तभी सॉन्ग प्ले हुआ और शान ने म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ाने के साथ ही खुद भी गाना शुरू कर दिया। क्यों ना आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। तभी उसका साथ देते हुए सक्षम ने गाना शुरू कर दिया। क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है। उन दोनों को गाते देख सोनल भी झूम उठी और उसने भी उन दोनों का साथ दे गाना शुरू कर दिया। आरोही हैरानी से अपनी दोस्त को देखने लगी कि तभी उसे किसी की नज़रें खुद पर महसूस हुई और उसने मुड़कर देखा तो पास बैठा रुद्र उसे ही देख रहा था। आरोही ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका खुद से कहा, हे कान्हा जी, हो क्या रहा है ये? पत्थर के इन रस्तों पे फूलों की एक चादर है, जब से मिले हो हमको बदला हर एक मंजर है। देखो जहां में नीले नीले आसमां तले रंग नए नए हैं जैसे घुलते हुए। सो इसे ख्वाब मेरे जागे तेरे वास्ते, तेरे ख्यालों से है भीगे मेरे रास्ते। क्या मुझे प्यार है। खुद से बातें करने में मग्न आरोही एक बार फिर हैरान हुई अब जब उसके पास बैठे रुद्र ने गाना शुरू किया। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में। तू मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में, हर दिन चुरा तुम्हें मैं लाता हूँ ख्यालों में। क्या मुझे प्यार है।
लास्ट में अब एक साथ चारों ने मिलकर गाना शुरू किया तो आरोही ने अपने दोनों कान पर हाथ रख अपनी आंखें बंद कर ली। गाना खत्म हुआ तो आरोही ने अपनी आंखें खोल दी और वे चारों अब हंस रहे थे। आरोही ने रुद्र को देखा जो कि अब भी उसे देखे जा रहा था। वही सोनल अब शान और सक्षम से गप्पे मारने में बिजी हो चुकी थी। उसे देख आरोही ने अपना मुंह छुपाते हुए मन में कहा, कहाँ फंस गई मैं। थोड़ी ही देर में हॉस्टल आ गया। आरोही ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, चलो बच गई। कार हॉस्टल गेट पर जा रुकी तो सोनल जल्दी से कार से बाहर निकल गई। उसके निकलते ही अब आरोही ने कार से बाहर निकलना चाहा था कि तभी अचानक से रुद्र ने उसकी बांह पकड़ उसे अपने करीब खींच धीरे से कहा, अपना नंबर दो। आरोही ने ये सुनते ही जल्दी से पूछा, क्यों। उसे वैसे भी आज रुद्र के बदले तेवर को देख डर लग रहा था। उसके नंबर मांगने पर वो ना जाने क्या क्या सोचने बैठ गई। रुद्र ने आरोही को देखते हुए कहा, सक्षम। तो उसकी आवाज सुन शान ने कहा, अरे हाँ, तू आराम से बात कर ले। ये कहते हुए अब दोनों सक्षम और शान कार से बाहर निकल गए तो आरोही ने थोड़ा डरते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो, हॉस्टल आ गया है मेरा। सोनल भी चली गई। आरोही की बात सुन रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर उसने आरोही को अपने सीने से सटाकर उसके बैग से फोन निकाल लिया। आरोही का थंब यूज कर उसने फोन अनलॉक कर आरोही के फोन से खुद को कॉल किया। आरोही की पीठ इस समय रुद्र के सीने से लगी हुई थी कि तभी रुद्र के फोन बजने पर वो हड़बड़ा कर उठने लगी थी कि एक बार फिर रुद्र ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या हुआ। इस पर आरोही ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, सब बाहर निकलकर चले गए। रुद्र ने आरोही की बात सुन उससे कहा, मुझे पता है। आरोही ने ये सुन अब उसकी तरफ अपना चेहरा घुमाया था कि तभी रुद्र ने उसके गाल को पकड़ उसका चेहरा अपने और करीब कर आरोही के होठों को अपने होठों से छू लिया। हैरानी से आरोही की आंखें फैल गईं, दिल जैसे धक धक करना भूल गया। रुद्र ने उसके अपर लिप को अपने होठों के बीच लेकर सक किया तो आरोही ठिठक गई, सांसें थम गईं। उसकी ढीली पड़ती सांसों को महसूस कर रुद्र ने अगले ही पल उसके होठों को छोड़ दिया और फिर उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, जाओ जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। रुद्र की बात सुन आरोही ने जल्दी अपना सिर हिला दिया। वो झट से कार से बाहर निकल गई। हॉस्टल के गेट पर जा उसने एक बार कार की तरफ मुड़कर देखा तो रुद्र अब कार की विंडो खोल उसे देख रहा था। आरोही अब बहुत डर चुकी थी इसलिए जल्दी से अंदर भाग गई। उसके जाते ही रुद्र मुस्कुरा दिया। वही सक्षम ने अब कार में बैठते हुए पूछा, अब तेरे बेचैन दिल को कुछ राहत मिली या नहीं। रुद्र ने उसकी बात सुन एक बार फिर हॉस्टल गेट की तरफ देखा। वही बाहर खड़ा शान, वो बस अंदर जाती हुई आरोही को देखते रह गया। एपिसोड 11। सक्षम ने शान को आवाज देते हुए कहा, चल ना यार। शान ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हम। ये कहते हुए वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने कार स्टार्ट कर उसे घुमाया तो सक्षम ने पीछे बैठे रुद्र जो कि अपने फोन में बिजी था उसको देख शरारत से कहा, भाई, अनन्या का कॉल आ रहा था मेरे पास। रुद्र ने सक्षम की बात सुनकर कहा, तो बात कर लेता उससे। इस पर सक्षम ने कहा कि ना, वो पूछ रही थी मेरा बेबी कहाँ है। ये कहते हुए सक्षम हंस पड़ा तो उसके साथ शान भी हंस दिया और उसने हंसते हुए कहा, सीरियसली रुद्र, शादी तुझे हो क्या गया है। शी इज सो इनोसेंट यार, डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग टू हर। रुद्र ने बियर की कैन खोल अपने होठों से लगाकर कहा, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। शान को ये सुन हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, चुप बे साले, तेरे से 1 महीने से ज्यादा तो कोई बंदी झेली नहीं जाती, मत कर ये सब, वो पहले ही परेशान है, उसके साथ मत खेल। रुद्र को शान की बात सुन गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, शट अप यार, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ये कहते हुए रुद्र ने एक बार फिर बियर का सिप लिया था कि सक्षम ने उससे बियर छीनते हुए कहा, ठीक है मत कर, पर बियर तो पिला दे। शान ने बारी बारी से सक्षम और रुद्र को उनके घर ड्रॉप किया और अब खुद जल्दी से मित्तल मेंशन में एंटर हुआ था कि वो सूरज से टकरा गया आदित्य के सबसे भरोसेमंद आदमी था वो। शान ने उसे देखते हुए पूछा, पॉप्स सो गए। सूरज ने हाँ कहा तो उसने एक राहत की सांस ली और बस जल्दी से एलिवेटर का स्विच प्रेस करते ही एंटर कर अपने फ्लोर पर पहुंच गया। अंडरस्को नाइटवेयर पहन वो अब अपने रूम में वापस आया तो उसकी नज़र रूम में वॉल पर लगी आदित्य और शुभी की फोटो पर पड़ी तो शुभी को देख उसे जैसे कुछ याद आया और उसने खुद से कहा, बिल्कुल मम्मा और भाई के जैसी आइज थी उसकी, हेजल ब्राउन। शान ने शुभी के फोटो के पास खड़े होकर कहा, मम्मा, आज आप और एंजल साथ होती तो शायद जो भी कुछ हो रहा है घर में वो कभी नहीं होता। पॉप्स कितना अकेले पड़ चुके हैं। ये कहते हुए शान ने अब रूम की लाइट ऑफ कर दी और बेड पर आकर लेट गया। शान ने समीर के साथ मिलकर बहुत कोशिश की थी मगर आदित्य ने दूसरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। वो शुभी की जगह कभी किसी और को दे ही नहीं सकता था। उसका प्यार शुभी के लिए आज भी खत्म नहीं हुआ था। शुभी और उसकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं थे। शुभी के जाने के बाद उसने खुद को शान और चीकू की परवरिश में उलझा कर रखा और बस अपने बिजनेस को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
अंडरस्कोर वहीं दूसरी तरफ रूथ छुपते छुपाते बालकनी से अपने रूम में आया तो डोर पर खड़े आयु ने उसे देखते हुए कहा, भाई आप किसी दिन पकड़े जाओगे। रूथ ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, चुप बे। ये कहते हुए वो रूम में आया तो आयु अपना सिर सहलाते हुए बोला, वैसे भाई मुझे भी किसी दिन अपने साथ लेकर चलो ना। रूथ ने आयु की बात सुन हंसते हुए कहा, तू पढ़ाई कर, ये सब मुझे ही करने दे। तो आयु ने कहा, बस एक बार। रूथ ने अपनी शर्ट निकालकर साइड में फेंकते हुए कहा, ओके ले चलूंगा। रूथ अब जाकर बेड पर लेट गया और उसने अपना फोन निकाल आरोही को मैसेज सेंड किया। नॉक नॉक। उधर आरोही को मैसेज मिला तो वो समझ गई थी कि ये कौन था, फिर भी उसने मैसेज सेंड कर उससे पूछा, हूज़ हियर। रूथ जो कि फोन को ही घूर रहा था आरोही का मैसेज आते ही खुश हो गया और मैसेज पढ़ा तो वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और उसने अब जल्दी से उसे टाइप कर मैसेज सेंड किया, योर हस्बैंड। पर कुछ सोच एक बार फिर मैसेज सेंड किया, नो नंबर, योर सीक्रेट हस्बैंड। आरोही उसका मैसेज पर मुस्कुरा दी। मैसेज सेंड करते हुए उसने उससे पूछा, हम बोलो। रूथ ने एक नज़र स्टडी टेबल के सामने बैठे आयु को देखते हुए मैसेज सेंड किया, कॉल करना चाहता हूँ तुम्हें, मैं आए। रूथ का मैसेज पर आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने सोनल से कहा, कॉल करने की बात कर रहे हैं। सोनल ने ये सुन चिल होकर कहा, हाँ तो कर लेना, ही इज़ योर हस्बैंड यार। इतना कहकर वो ब्लैंकेट सिर तक तान लेट गई। आरोही उसके सामने मिमियाते रह गई। रूथ का ये बदला रूप उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने सोनल से कहा, मैं क्या बात करूंगी। इस पर सोनल ने कहा, जो वो पूछे जवाब दे देना। सच्चा आशिक लग रहा था तेरा जब वो तुझे ढूंढते हुए यहाँ हॉस्टल तक आया। लड़का अच्छा है, एक बार बात तो कर उससे। इधर आरोही के मैसेज का इंतजार कर रहे रूथ को अब गुस्सा आने लगा कि आखिर वो उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। ड्रिंक की थी आज तो थोड़ा नशे का भी असर था जो वो अपने अंदर जागते इन एहसासों को दबा नहीं पा रहा था। आरोही ने जब पहली बार उसे छुआ था उसके पूरे शरीर में मानो एक कर्सा दौड़ गया था। बहुत अलग एहसास हुआ था उसे जो कि उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पहली बार उसकी आंखें जब आरोही की उन खूबसूरत आंखों से मिली तो दिल के तार छिड़ गए और बस मानो कि वायलिन बजने लगे। जैसा फिल्मों में होता है बिल्कुल ठीक वैसा ही। जो कुछ भी हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और अभी भी जो कुछ भी वो कर रहा था उसे उसका कोई होश नहीं था। बस सब कुछ होते चला जा रहा था। रूथ ने अब आरोही के मैसेज का वेट नहीं किया और बस आरोही को कॉल करते हुए वो बालकनी में चला आया। वहीं दूसरी तरफ रूथ का कॉल आते देख आरोही थोड़ा घबराई पर फिर उसने कॉल पिक करते हुए पूछा, क्या हुआ। रूथ ने मना करते हुए कहा, कुछ नहीं। तो आरोही ने उससे पूछा, तो फिर कॉल क्यों किया। रूथ ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें अपने आसपास महसूस करना चाहता था। ना जाने तुमने क्या किया है मेरे साथ। उसकी बहकी बातें सुन आरोही ने जल्दी से कहा, मैंने क्या किया। रूथ ने कहा, पता नहीं, कुछ तो किया है तुमने। अच्छा एक बात कहूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा जब मेरे किस करने पर तुम रोई। रूथ की बात सुन आरोही को शाम की यादें ताज़ा हो गई तो उसने धीरे से कहा, हाँ तो आपने मुझे किस क्यों किया, वो भी बिना मेरी मर्जी के। तो रूथ ने झट से कहा, मुझे हक है। आरोही उसके ऐसे जवाब को सुन एक पल को खामोश हो गई और सोनल के पास से उठ खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई थी कि रूथ ने उससे कहा, तुम्हें किस करूं या गले लगाऊं, मुझे हक है, हम अभी भी शादीशुदा हैं। उसकी बात सुन आरोही की आंखों में आंसू भर आए और उसने सिसकते हुए कहा, पर आप तो मानते ही नहीं इस शादी को। ये कहते हुए अब आरोही ने कॉल एंड कर दिया। वहीं उसकी बात और उसकी सिसकियों को सुन रूथ को बहुत बुरा लगा। उसने एक बार फिर उसे कॉल करना चाहा मगर फिर कुछ सोच वो रुक गया और वापस रूम में आकर सो गया। अंडरस्कोर सुबह के समय रूथ की आंख खुली तो निखिल को अपने सामने बैठा देख उसका दिल मुंह में आ गया और वो हड़बड़ा कर उठा तो निखिल ने सामने सोफे पर बैठे हुए उससे कहा, आराम से, इतनी हड़बड़ाहट क्यों। रूथ ने बेड से खड़े होकर उससे पूछा, पापा आप, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। निखिल उसकी बात सुन उठकर खड़ा हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अच्छा छोड़ो ये सब, आज मेरा तुम्हारे साथ तुम्हारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने का इरादा है। रेडी हो जाओ फिर हम निकलेंगे। ते कहते हुए निखिल वहां से उठकर चला गया। मगर रूथ उसे तो ऐसा लगा मानो बिजली उस पर आकर गिरी है। कोचिंग, उसने तो एक बार भी जाकर कोचिंग की शक्ल तक नहीं देखी। पहली और आखिरी बार वो तब कोचिंग गया था जब निखिल उसके साथ गया था। रूथ ने अपना सिर पीट लिया। निखिल अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट गया तो रूथ का काम तमाम होने पर था। एपिसोड 12। रूथ रेडी होकर नीचे डाइनिंग हॉल में आया तो देखा सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रूथ को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात करे निखिल से। कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने का कोई मतलब ही नहीं था। ऐसे में वहां जाकर बेइज्जती होने से अच्छा था कि वो यहीं पर मन भर कर निखिल से डांट खा ले। रूथ ने हिम्मत कर डाइनिंग टेबल के पास जा निखिल के सामने खड़े होकर कहा, पापा मुझे कुछ बताना है आपको। निखिल ने चाय पीते हुए कहा, हम। रूथ ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, आप प्लीज इंस्टीट्यूट ना जाएं।
क्योंकि मैं कभी वहां गया ही नहीं। रूथ की बात सुन पास बैठी सोनम को जैसे झटका लगा। वहीं घर के बाकी लोग भी हैरान हो अपना ब्रेकफास्ट छोड़ रूथ को देखने लगे। इधर आयु उसने तो डर से अपना सिर झुका लिया क्योंकि कल ही उसने निखिल को बोला था कि रुद्र कोचिंग सेंटर गया है। तभी निखिल अपनी जगह से उठा और रुद्र के पास जा उसने एक नज़र उसे देखा और फिर अगले ही पल एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर दे मारा। सोनम ये देख चिल्लाए, निखिल। तो निखिल ने कहा, नहीं, आज कोई नहीं बोलेगा। रुद्र जो थप्पड़ की वजह से एक तरफ झुक गया था उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया कि निखिल ने उसे सीधे खड़े करते हुए कहा, बाहर निकलो। सोनम निखिल की बात सुन सकपका कर अपनी जगह से उठ गई और उसने निखिल से कहा, निखिल आप। कि निखिल ने सोनम को गुस्से में घूरते हुए कहा, नो सोनम, आज नहीं। तुम्हें पता है ये 6 महीने से हमें बेवकूफ़ बना रहा है कि ये कोचिंग जा रहा है। तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है कि ये आज इस जगह पर खड़ा है और इसने हम सबसे इतना बड़ा झूठ बोला। ये थप्पड़ इसे पहले ही पड़ना चाहिए था। निखिल ने आगे कहा, इसकी उम्र के सारे इसके यार दोस्त सब सेटल हो चुके हैं। बस इसे तो अपनी लाइफ में जैसे कुछ करना ही नहीं है। बस गिटार पकड़ा दो इसे तो। निखिल को भड़कते देख अर्चना जी अब बीच में बोली, निक्की, बात को आराम से भी किया जा सकता है, ऐसे जवान बेटे पर हाथ उठाना ठीक नहीं। इस पर प्रताप जी ने कहा, हाँ निक्की, और मैं बात करता हूँ ना। निखिल ने गुस्से में प्रताप जी और अर्चना जी को देखा तो वो दोनों अब खामोश हो गए। निखिल ने वापस रुद्र की तरफ मुड़कर कहा, सुना नहीं तुमने? आई सेड गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। रुद्र निखिल की बात सुन हैरान हो उसे देखने लगा। साथ ही उसने सोनम को देखा जिसकी आंखें बस छलकने को तैयार थीं कि तभी नैना ने निखिल से कहा, भैया प्लीज एक मौका दे दीजिए, वो अब इस तरह की गलती फिर कभी नहीं करेगा। मयंक ने भी नैना का साथ देते हुए कहा, हाँ भाई, बस आखिरी बार उसे माफ कर दीजिए, बच्चा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। तभी रुद्र ने कहा, नहीं छोटी माँ, मुझे कोई मौका नहीं चाहिए। मैं नहीं करना चाहता यूपीएससी, नहीं बनना मुझे आध्या के जैसा। मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा लगता है। निखिल ने रुद्र की बात सुन उसे घूरा मगर रुद्र ने उसके सामने आज डट कर खड़े हुए कहा, मेरे सपने अलग हैं पापा, और जो मैंने ठान लिया मैं बस वही करूंगा। मुझे सिंगर बनना है और मैं वही बनूंगा। ये कहते हुए अब रुद्र एक पल के लिए भी वहां ना रुका और जल्दी से घर से बाहर निकल गया। उसे जाते देख सोनम उसके पीछे जाने को हुई थी कि निखिल ने उस पर भड़कते हुए कहा, सोनम अब वो बच्चा नहीं है, हर बात के लिए उसे शर देना बंद करो। सोनम ने गुस्से से अब निखिल को देखा और जल्दी से बाहर की तरफ भागी मगर तब तक रुद्र अपनी बाइक लेकर वहां से जा चुका था। इधर मित्तल मेंशन में ईशु जल्दी जल्दी अपने तेज कदमों से भागती हुई मेंशन के अंदर आई थी कि किसी से बुरी तरह टकरा गई और धड़ाम से नीचे गिर गई। उसके हाथ में पकड़ी फाइल्स वहीं बिखर गईं। ईशु ने अपने बालों को संभाल अब चेहरा उठाकर देखा तो सामने शुभित था। उसे देख ईशु का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया तो वही शुभित ने उसे देख बस इतना कहा, सॉरी। ये कहते हुए वो जाने को हुआ था कि आदित्य की आवाज़ सुन वो अपनी जगह पर ठहर गया। आदित्य ने उसे रुकने को बोला था। अब जब आदित्य खुद शुभित और ईशु के पास चलकर आया तो उसने मुस्कुराते हुए शुभित से पूछा, चीकू, क्या तुम इसे भूल गए? शुभित ने एक नज़र ईशु को देख अपना मुंह फेर लिया तो आदित्य ने ईशु से कहा, बच्चा तुम जाओ, शान तुम्हारा वेट कर रहा है। ईशु ने हाँ में सिर हिलाया और अपना सामान समेत वहां से उठकर जाने को हुई थी कि उसका हाथ शुभित के हाथ को छू गया। ईशु इस पर डर गई और उसने एक नज़र शुभित को देखा जो कि उसे ही देख रहा था, पर फिर सब छोड़ वो जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाते ही आदित्य ने कहा, चीकू, मुझे बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं। जब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए ना तो तुम इतने छोटे थे और ना ही ईशु जो तुम एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। शुभित ने आदित्य की बात सुन नाखुश होकर कहा, डैड, मैं फिलहाल इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आदित्य ने उसकी बात सुनकर सरकास्म से कहा, ओह अच्छा, पर बात तो करनी होगी। आदित्य ने आगे कहा, अगर बात नहीं होगी तो तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद कैसे आएगा? आदित्य की बात सुन शुभित ने जल्दी से पूछा, प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? आदित्य ने इस पर मुस्कुराते हुए पूछा, डोंट यू रिमेंबर माई सोन? शुभित ने चिढ़ते हुए पूछा, डैड आप किस बारे में बात कर रहे हैं और कौन सा प्रॉमिस? आदित्य ने इस पर कहा, ईशु से किया तुम्हारा प्रॉमिस। एपिसोड 13। रुद्र सीधा कॉलेज चला आया था। अपने बैंड के पास जा उसने सबको रिहर्सल करने के लिए कहा तो उसके मूड को देख सब के सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो उसके साथ रिहर्सल करने लगे, पर रुद्र से आज ना तो गाने का मन था ना ही कुछ सुनने का। उसने सभी पर भड़कते हुए कहा, व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज, ये परफॉर्म करने वाले हैं हम। रुद्र को देख शक्ति ने कहा, हे रुद्र, तुझे हुआ क्या है, भड़क क्यों रहा है, सब सही तो जा रहा है। रुद्र ने गुस्से में शक्ति को घूरा तो जल्दी से सक्षम ने बीच में आते हुए कहा, नहीं नहीं गाइज, हमें थोड़ा और बेटर करना होगा। नित्या, तुम गिटार संभालो। शक्ति ने ये सुन जल्दी से कहा, तो फिर मैं क्या बीन बजाऊं? उसकी बात सुन ड्रम के पास बैठा बॉबी हंस पड़ा।
सभी की हरकतें रुद्र को जैसे गुस्से में आग बबूला कर रही थीं। वो सब छोड़ वहां से निकल कर चला गया। उसे निखिल के थप्पड़ का बुरा नहीं लगा था, बस बुरा इस बात का लगा कि आध्या ने अपना ड्रीम सबको बताया तो सबने खुश हो उसका साथ दिया, पर जब उसकी बारी आई तो साथ देना तो दूर किसी को खुशी तक नहीं हुई। हमेशा से उसके साथ यही तो होते आया है। आध्या के आगे कभी किसी ने उसे कुछ समझा ही नहीं। इधर आरोही और सोनल आज ट्रेडिशनल लुक में कॉलेज आई थी, क्योंकि कॉलेज फेस्ट जिसका नाम था स्पंदन वो आज से शुरू हो चुका था और ये अब पूरे वीक सेलिब्रेट होने वाला था। आज पहला दिन था जिसकी थीम थी ट्रेडिशनल, तो सभी स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रहे थे। सोनल ने इधर उधर देख आरोही से कहा, देख तो आज हमारे क्लास के ये मुर्गे कैसे शरीफ दिख रहे हैं, एक आध को पटा लूं क्या? आरोही ये सुन हंसने लगी तो सोनल ने कहा, यार आज तो मुझे तेरी भी रक्षा करनी होगी, तू तो मस्त पटाखा लग रही है। आरोही ने इस पर जल्दी से कहा, कैसी बातें कर रही है? सोनल ने आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा, सही कह रही हूँ। आरोही ने इस समय ऑरेंज कलर का लॉन्ग फ्रॉक स्टाइल में सूट पहना हुआ था जिस पर उसकी चांद बालियां सोने पर सुहागा थी। होठों पर खिली मुस्कुराहट, माथे पर व्हाइट स्टोन की छोटी सी बिंदी, आंखों में गहरा काजल, चेहरे पर किया न्यूड मेकअप उसके लुक में चार चांद लगा रहा था। वही सोनल, उसने स्काई ब्लू कलर का सेम आरोही के जैसा ही सूट पहना हुआ था। असल में तो दोनों ही सूट सोनल के ही थे। तभी सोनल ने सामने बैनर पर लगे आदित्य के बड़े से पोस्टर को देख खुश होते हुए कहा, हाय यार, ये आदित्य मित्तल बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा? आरोही ने सोनल की बात सुन एक नज़र आदित्य के फोटो पर डाली और फिर सोनल को देखते हुए कहा, तुझे आज खुद को छोड़ बाकी सब अच्छे लग रहे हैं। सोनल ने इस पर अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, इसकी बात अलग है। पता है फाइनल डे पर ऐसा चीफ गेस्ट ये मेरे सामने होगा, क्या करूं मैं खुशी के मारे, मेरा सपना पूरा होने वाला है। आरोही सोनल को देख अब हंसने लगी और उसने उससे दूर जाते हुए कहा, मैं चली बाकी सबसे मिलने, तू देख अपने आदित्य मित्तल को। सोनल ने ये सुन आरोही के पीछे पीछे भागते हुए कहा, अरे नहीं रुक, मैं भी आ रही हूं ना। पर आरोही नहीं रुकी, वो हंसते हुए जल्दी जल्दी सोनल को चिढ़ाकर दूर जा रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने से आते रुद्र पर पड़ी। वो उसे देख अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। तब तक सोनल भी उसके पास आ गई और उसने आरोही से कहा, क्या यार, कहाँ भागी जा रही थी? इधर रुद्र की नज़र जैसे ही सामने खड़ी आरोही पर पड़ी तो उसकी चाल धीमी पड़ गई, मानो जैसे खुद सुकून उसके पास चलकर आ रहा था। वो आरोही को देखने लगा, ऊपर से नीचे तक देखते हुए वो अब जल्दी से चलकर उसके पास आया तो सोनल ने रुद्र को देख मुस्कुराते हुए कहा, हाय रुद्र। मगर रुद्र का ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ आरोही पर था। उसने अचानक से आरोही का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा तो आरोही ने उससे पूछा, अरे कहाँ ले जा रहे हैं? रुद्र ने मुड़कर उसे देख धीरे से कहा, आई नीड यू। ये सुनते ही आरोही की आंखें हैरानी से फैल गईं और उसने रुककर रुद्र से पूछा, क्या? पर मैं ही क्यों? उसकी बात सुन रुद्र ने चिढ़कर धीरे से कहा, बिकॉज यू आर माई वाइफ। आरोही ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे वाह, फिर से याद आ गया कि मैं आपकी वाइफ हूँ। बड़े मतलबी हो आप तो, जब जरूरत हो वाइफ बना लो, जरूरत ना हो तो भगा दो। कहाँ का इंसाफ है ये? और क्यों जाऊं मैं? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी मेरी? रुद्र ने आरोही की बात सुन आसपास देखा तो आते जाते लोग उन दोनों को देख रहे थे। रुद्र ने अब कोई बखेड़ा ना खड़ा करते हुए आरोही के कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्या चाहती हो? तुम्हें सबके सामने किस करूं? रुद्र की बात सुन आरोही सहम गई और उसने बड़ी मासूमियत से उससे पूछा, आपको किस करना है? रुद्र ये सुनकर उसकी आंखों में देखने लगा। वहीं उन दोनों को सभी लोग देखकर अब आपस में बातें करने लगे तो सोनल ने धीरे से कहा, सब देख रहे हैं। इतना सुनते ही आरोही उछलकर बोली, ओ माँ। वो दूर हटी रुद्र से कि रुद्र ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा तो आरोही ने मुड़कर सोनल से कहा, मैं अभी वापस लौट कर आती हूँ। इस पर सोनल ने खुद से कहा, ना बेटा, अब तू अभी वापस नहीं आने वाली। इधर रुद्र आरोही को खींचते हुए अपने साथ कैंपस में बने पीछे वाले गार्डन में लेकर आया और उसने आरोही को देख उससे पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं अच्छा सिंगर नहीं बन सकता? रुद्र की बात सुन आरोही अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और अधिक बढ़ाकर रुद्र को टुकुर टुकुर देखने लगी। सिंगर उसे कैसे पता होगा? हाँ, कल उसने रुद्र को दोस्तों के साथ गाते सुना था, पर फिर भी वो एक बार सुनकर कैसे बता सकती है? रुद्र ने आरोही को बाजुओं से थाम थोड़े गुस्से में पूछा, बोलो। आरोही उसकी तेज आवाज सुन सहम गई, पर फिर भी उसने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं और देखना आप एक दिन बहुत फेमस सिंगर बनेंगे। रुद्र आरोही की बात को सुन खुश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सच? तुम्हें ऐसा लगता है? आरोही ने उसे देख बेख्याली में हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ। रुद्र ने आरोही से पूछा, तुम्हें विश्वास है मुझ पर? आरोही ने उसे देखते हुए कहा, हाँ। रुद्र ने खुश हो झट से अब आरोही को अपनी बाहों में भर लिया। आरोही चिहुन को उठी।
अपने पास बुला, गले लगा। ना जाने रुद्र उस पर क्या जादू कर रहा था कि उसका शांत मन शोर करने लगा था और बहते पानी की तरह उसके बदन में लहरें उठने लगी थी। आरोही ने रुद्र को खुद से अलग करने की कोशिश की थी कि तभी किसी ने बेदर्दी से उन दोनों को दूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आदित्य के ऑफिस में इस समय समीर के साथ बैठा हुआ था कि तभी शुभित गुस्से में उसके ऑफिस का डोर बिना नॉक किए अंदर चला आया। समीर ने ये देख अपनी जगह से खड़े हो आदित्य ने कहा, चल हम बाद में मिलते हैं। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया तो उसके जाते ही शुभित गुस्से में चिल्लाया, डैड क्या है ये सब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उस गूंगी बहरी से शादी नहीं करूंगा। शुभित की बात सुन आदित्य ने गुस्से में घूर उस पर भड़कते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज चीकू। पर शुभित ने गुस्से में कहा, नो डैड, हाउ कुड यू। आदित्य ने उसकी बात सुन अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाल उसे जलाते हुए कहा, अगर एमडी बनना चाहते हो तो अपना प्रॉमिस पूरा करो, ईशू से शादी कर लो। शुभित ने सिर हिलाते हुए कहा, नो वे डैड। आदित्य मुस्कुराया और उसने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, ओके फिर एमडी बनने का सपना छोड़ दो, तुम सोचो तुम्हें ये ना चाहिए या। आदित्य ने जानबूझकर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। शुभित उसकी बात सुन अपने धीमे कदमों से केबिन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही आदित्य ने कहा, सॉरी बेटा, तुम्हारे साथ ये सब करने का कोई इरादा नहीं, बट तुमने मजबूर किया है मुझे। आदित्य ने अब अपना फोन निकाल मयंक को कॉल किया तो मयंक ने जल्दी से कॉल पिक करते हुए पूछा, हेलो कैसे है भाई। इस पर आदित्य मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, बस जी रहा हूँ। आदित्य ने आगे कहा, अच्छा सुन, घर आ रहा हूँ, सब के सब घर पर होने चाहिए, जरूरी बात करनी है। इतना कहकर आदित्य ने कॉल एंड किया तो मयंक के पास खड़ी नैना ने उससे पूछा, क्या हुआ। मयंक ने नासमझी में सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं, आदि भाई का फोन था, कह रही थी कुछ जरूरी बात है, घर पर आकर करेंगे। नैना ने सोचते हुए पूछा, ऐसी क्या बात है। मयंक ने कहा, वो सब छोड़ो, ईशू कहाँ है। नैना ने रूम से बाहर जाते हुए कहा, अभी अभी मित्तल मेंशन से ही तो आए हैं। वहीं कॉलेज में आरोही को रुद्र से दूर कर अनन्या ने एक जोरदार थप्पड़ आरोही को दे मारा तो रुद्र तिलमिला उठा और उसने जल्दी से आरोही को पीछे खींच अनन्या और आरोही के बीच में आते हुए कहा, अनन्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरोही को छूने की। अनन्या ने रुद्र की आवाज सुन सब छोड़ जल्दी से उसके गले लगते हुए कहा, रुद्र कहाँ चले गए थे तुम। वहीं रुद्र उसे गुस्सा आ रहा था तो उसने अनन्या को दूर झटकते हुए कहा, तुम ही क्या, मैंने कहा ना हमारे बीच अब सब खत्म हो गया है। इधर आरोही वो तो शौक थी कि उसके साथ हुआ क्या, अपने गाल पर हाथ रख वो उन दोनों की बातें सुनने लगी। एपिसोड 14। रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़ गुस्से में अनन्या को घूरते हुए कहा, स्टे अवे फ्रॉम मी। ये कहते हुए उसने अब आरोही को अपने साथ लिया और उसे लेकर वहां से चला गया। वहीं आरोही अब रोने लगी और उसने रोते हुए पूछा, अब कहाँ ले जा रहे हैं। मगर रुद्र चुप रहा और आरोही को पार्किंग में लेकर आया। उसने अपनी बाइक स्टैंड से हटा स्टार्ट करनी चाहिए थी कि आरोही ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रुद्र ने आरोही की बात सुन उसे घूर कर देखा तो आरोही छिप गई और उसने बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मैं कैसे इस बाइक पर बैठूंगी, आज मैंने ट्रेडिशनल वेयर किया है। उसकी बात सुन रुद्र ने आरोही को नीचे से ऊपर तक देखा और फिर कुछ सोच बाइक को वापस स्टैंड पर लगा दिया। वाकई वो बाइक पर नहीं बैठ सकती थी क्योंकि बाइक की सीट थोड़ा ऊपर थी। वो एक स्पोर्ट्स बाइक थी। रुद्र आरोही के पास आया और एक बार फिर उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ कॉलेज से बाहर ले जाने लगा। आरोही चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रही थी। वहीं रुद्र वो अपने फोन में बिजी था। कॉलेज के कैंपस से बाहर निकल रुद्र ने आरोही का हाथ छोड़ दिया और फिर किसी को कॉल करने लगा तो मौके का फायदा उठा आरोही चुपचाप धीरे धीरे पीछे हटने लगी और बस जैसे ही मुड़कर जाने को थी कि उसका दुपट्टा ना जाने कहाँ अटक गया। उसने जल्दी से मुड़कर देखा तो रुद्र उसके दुपट्टे को अपने हाथ में लेकर खड़ा उसे गुस्से में घूर रहा था। आरोही ने उसे देख रोनी सूरत बनाते हुए कहा, मुझे अंदर जाना है, आपके साथ नहीं जाना। रुद्र आरोही का दुपट्टा थामे आगे बढ़ा तो आरोही पीछे हटने लगी कि रुद्र ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लिया। आरोही इस सब से हैरान बस रुद्र की आंखों में देखे जा रही थी कि तभी रुद्र ने उसके लाल पर चुके गाल को अपने हाथ से छूकर पूछा, इज इट हर्टिंग सो बैड। आरोही को रुद्र की बात सुन गुस्सा आया। उसने रुद्र का हाथ दूर झटकते हुए कहा, छुओ मत, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, पहले आप मुझे परेशान करते हैं और फिर आपकी गर्लफ्रेंड क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। आरोही की तेज होती आवाज को सुन आसपास के लोग उन्हें देखने लगे थे। रुद्र चुप रहा और थोड़ी ही देर में वहां उनके सामने एक कैब आकर रुकी तो रुद्र ने आरोही को उसमें बैठाना चाहा मगर आरोही ने घबराते हुए अपने हाथ को पीछे खींच उससे पूछा, कहाँ ले जा रहे हैं। इस पर रुद्र ने अब उसे आंखें दिखाते हुए कहा, चुपचाप बैठो वरना। आरोही ने रुद्र को घूर कर देखा और मना करना चाहा था कि उसने आरोही को अंदर बैठा दिया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। आरोही ने इस सब से चिढ़कर उससे पूछा, परेशानी क्या है, क्यों मुझ पर अपनी मर्जी थोप रहे हैं। रुद्र ने आरोही की बात सुन धीरे से कहा, तुमने भी तो मुझ पर अपनी मर्जी थोपकर मुझसे शादी की,
अब मेरी बारी है। आरोही उसकी बात और उसके कहने के अंदाज से सिहर उठी। उसे डर लगने लगा था कि ना जाने वो अब उसके साथ क्या करने वाला था। कुछ देर बाद कैब एक अपार्टमेंट के बाहर रुकी। रुद्र आरोही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर अपार्टमेंट के अंदर चला गया। एलिवेटर का डोर ओपन हुआ तो रुद्र अपार्टमेंट के 7th फ्लोर पर बने एक फ्लैट के सामने जाकर खड़ा हुआ जहां पर पहले से ही सक्षम खड़ा हुआ था। रुद्र ने सक्षम से फ्लैट की चाबी लेकर पूछा, आयु को कुछ? सक्षम ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा, टेंशन मत ले, उसे झूठ बोलकर चाबी लाया हूँ, कुछ नहीं पता चलने दिया। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया तो सक्षम ने अब उसे कुछ इशारा किया और फिर मुस्कुराते हुए उसे बाय कहकर चला गया। आरोही उन दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी मगर उन दोनों की इशारेबाजी उसे समझ नहीं आई। इधर रुद्र ने फ्लैट को ओपन कर आरोही को अंदर अपने साथ खींच लिया। आरोही चिल्लाए और उसने घबराते हुए उससे पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इस पर रुद्र ने डोर बंद कर अगले ही पल आरोही को डोर से सटाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। आरोही अपनी जगह पर जड़ हो गई और डोर से सटकर ही खड़ी रह गई। सांसें थम गईं और आंखें अपने आप बंद हो गईं। वही रुद्र वो तो उसे ऐसे किस कर रहा था कि मानो मुद्दत की प्यास थी जिसे वो बुझाने की कोशिश कर रहा था। उसके होठों को कई बार चूमने के बाद उसने भारी हो चुकी सांसों से आरोही को देखते हुए कहा, ओपन योर लिप्स। आरोही रुद्र की बात सुन होश में आए और उसने रुद्र को दूर धकेल जल्दी से डोर ओपन करने की कोशिश की मगर जब वो नहीं खुला तो वो डर गई और उसने मुड़कर रुद्र को देखते हुए पूछा, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? रुद्र मुस्कुराया और उसने आरोही के करीब होते हुए कहा, फिलहाल तो बस तुम्हारे इन गुलाबी होठों का रस पीना चाहता हूँ। और आरोही ने उसके बात को अधूरे छोड़ने पर उससे मासूमियत से पूछा, और? तो रुद्र हंस दिया और उसने आरोही के बिखरे बालों को उसके चेहरे से हटा उसके गाल को चूम कर कहा, और नजरों से तुम्हारे हसीन जिस्म को छूना चाहता हूँ। आरोही ने इस पर झेपते हुए पूछा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो रुद्र ने कहा, क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही मेरी बातें? आरोही ने ना में सिर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसे रोते देख रुद्र ने जल्दी से कहा, अरे रे, रो क्यों रही हो? अच्छा चुप हो जाओ, नहीं करूंगा। आरोही ने रोते हुए कहा, मेरा फायदा उठाना चाहते हैं ना आप? मैंने आपको क्या समझा और आप क्या निकले? रुद्र ने आरोही की बात सुन जल्दी से ना में अपना सिर हिलाया और आरोही के बालों को सहलाया था कि उसकी नज़र आरोही के मान में भरे हल्के सिंदूर पर पड़ी। उसने बेचैन हो आरोही से पूछा, ये सिंदूर क्यों लगाया है तुमने? आरोही ने सिसकते हुए कहा, नानी ने कहा था कि शादी के बाद नई दुल्हन को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, ये सुहाग की निशानी होता है। शादी की थी ना हमने। रुद्र आरोही की बात सुन मुस्कुराया। वो उसे रोते देख मुस्कुरा रहा था और उसके बोलने के ढंग पर तो उसे उस पर टूटकर प्यार आ रहा था। पर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर उसने आरोही को दुल्हन की तरह अपनी गोद में उठा लिया और उसे रूम में लेकर आया। आरोही अभी भी सिसक रही थी। रुद्र ने उसे आहिस्ता से बेड पर बैठाते हुए कहा, मेरा नाम का सिंदूर लगा सकती हो तो मुझे पति मानने में क्या हर्ज है? आरोही ने सिसकते हुए कहा, आप ही तो नहीं चाहते थे कि मैं आपको अपना पति मानूं। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ ये सच है, पर देखो आरोही, अभी मैं सेटल नहीं हूँ, खुद की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, तुम्हें क्या संभालता? आरोही ने अपना सिर उठा उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो फिर? रुद्र ने उसके हाथ को अपने होठों से छूकर कहा, तो फिर पहले मुझे हमारे लिए कुछ करना होगा, उसके बाद ही मैं मेरी फैमिली को हमारी शादी के बारे में बताऊंगा। आरोही ने रुद्र की बात सुन हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए पूछा, आप शादी के बारे में अपनी फैमिली को बताएंगे? पर क्यों? आप तो मुझे पसंद नहीं करते, ना ही हमारी शादी को मानते हैं, फिर क्यों? रुद्र आरोही के थोड़ा और पास आया और उसने धीरे से कहा, डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, डोंट नो व्हाट यू डिड टू मी दैट आई एम नॉट एबल टू रेजिस्ट यू। आरोही रुद्र को देखने लगी कि उसने आरोही के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम अब से यहाँ रहोगी? आरोही ने उसकी बात सुनकर जल्दी से कहा, नहीं, मैं कैसे? तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ दबाते हुए कहा, फ्लैट मेरा है, तुम आराम से रह सकती हो, उस इंस्पेक्टर से डरे बगैर। रुद्र की बात सुन आरोही ने उसे घूरा तो उसने कहा, सोनल ने बताया था इस बारे में। रुद्र ने अब आरोही से पूछा, कितने साल की हो? आरोही ने धीरे से कहा, 20। रुद्र हंस दिया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो मैं बहुत बड़ा हूं तुमसे। आरोही ने अपनी पलकों को उठा उसे नासमझी में देखा तो रुद्र ने कहा, 27 में 27 का हूँ, हुआ ना तुमसे बड़ा? आरोही ने हाँ में सिर हिलाया। उसे सामने बैठे रुद्र को देख हैरानी हो रही थी कि वो कितने प्यार से उससे बात कर रहा था। दोनों एक दूसरे को एक बार फिर देखने लगे थे कि रुद्र ने आगे बढ़ एक बार फिर आरोही के होठों को छूना चाहा मगर आरोही ने अपने हाथ को होठों पर रख लिया। रुद्र उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया और उसने उसके हाथ पर किस करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे किस करने से रोक सकती हो? रुद्र अभी भी आरोही पर झुका हुआ था कि उसका फोन बजने लगा। उसने फोन पॉकेट से निकाल कर देखा तो फोन घर से आ रहा था। उसका मन नहीं हुआ कॉल पिक करने। उसने एक नज़र अपने सामने बैठी आरोही को देखा और आरोही ने उसे
फोन बजकर बंद हो चुका था, मगर कुछ देर बाद फिर बजने लगा तो रूथ ने कॉल पिक किया और उधर से आवाज सुन जल्दी से कहा, हाँ चाचू। वो उसके सामने ही बात करने लगा था तो आरोही भी उसकी बातें सुनने लगी। जब रूथ ने कॉल कट किया तो आरोही ने धीरे से पूछा, बहुत बड़ी फैमिली है आपकी? रूथ आरोही की बात सुन मुस्कुराया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, हम जल्दी ही सबसे तुम्हें मिलवाऊंगा। ये कहते हुए रूथ ने अपनी उंगली से आरोही की नाक को छुआ तो वो शर्मा गई और उसने अपनी नाक सहलाते हुए कहा, लगी मुझे, ये नाजुक होती है। रूथ उसके ऐसा कहने पर हंस दिया और उसने उससे पूछा, तो तुम बताओ, कहाँ छू सकता हूँ तुम्हें? आरोही ने मुंह बनाते हुए कहा, धोखेबाज, आप पूछते कहाँ है, जो मन करता है वो करते हैं। रूथ ने ये सुन आरोही पर झुकते हुए कहा, बात तो सही है, फिर क्या थोड़ी और अपने मन की कर लूं? ये कहते हुए उसने आरोही के होठों को चूम लिया। आरोही का मुंह बन गया तो रूथ ने कहा, वैसे मेरा मन नहीं भरा है, पर फिलहाल मुझे जाना है। वो उठकर जाने को हुआ तो आरोही ने कहा, मुझे भी कॉलेज वापस जाना है। रूथ ने उसकी बात सुन एक नज़र उसे देखा पर फिर अगले ही पल कहा, जाओ पर ये सब निकाल कर कुछ और पहन लो। आरोही ने उसकी बात हैरानी से पूछा, इन कपड़ों में क्या खराबी है? रूथ ने आरोही का दुपट्टा थाम कर कहा, है खराबी? इन कपड़ों में नहीं, इस मेकअप में, सब हटाओ, मुझे ये मेकअप वगैरह ज्यादा पसंद नहीं। रूथ की बात सुन आरोही ने कहा, पर मुझे तो पसंद है। इस पर रूथ ने आरोही पर हावी होते हुए कहा, कहा ना मुझे पसंद नहीं। इतना सज धज कर कॉलेज अकेले जाओगी? कैसे कैसे का तारांकन बैठे हैं वहाँ, साले सब घूर कर देख रहे थे तुम्हें। तो इस पर आरोही ने कहा, मगर मेरे पास और कोई कपड़े नहीं हैं। रूथ ने ये सुन अब रुकते हुए कहा, मैं ले आऊंगा, कल चले जाना कॉलेज, फेस्ट अभी 1 वीक तक चलेगा। आओ डोर बंद कर लो और मैं कॉल करूंगा, उसके बाद ही डोर ओपन करना, बाकी किसी के लिए नहीं। आरोही ने कुछ नहीं कहा, उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, कैसे वो उसे ऑर्डर दे रहा था। आरोही ने उसके जाते ही गुस्से में डोर बंद कर खुद से कहा, क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने, एक वो कपिल कम था जो अब ये महाराज अंडस्को। दूसरी तरफ आदित्य, शान, समीर और शुभित के साथ निखिल के घर पहुंच गया था। घर के बाहर इतनी लग्जरियस कारों को रुकते देख और उनमें से निकलते बॉडीगार्ड्स को देख आयु जल्दी से बालकनी से अंदर भागा और उसने लिविंग एरिया में आते हुए सोनम और नैना से कहा, आदि अंकल आ गए। सोनम मुस्कुराए और उसने नैना से कहा, ईशु को नीचे बुला लो। नैना ने झिझकते हुए कहा, क्या पता दीदी वो लोग किसी और काम से आए हों। सोनम मुस्कुराए और उसने सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं छोटी, वो हमारी ईशु का हाथ मांगने ही आए हैं। निखिल, मयंक दोनों घर के मेन गेट पर जा पहुंचे और आदित्य के साथ सबको लेकर लिविंग हॉल में पहुंचे तो प्रताप जी को देख आदित्य ने उनके पास जा उनके पैर छूकर पूछा, कैसे हैं अंकल? प्रताप जी आदित्य को आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बढ़िया ही है सब। आदित्य ने बारी बारी से सुरेंद्र जी और अर्चना जी के पैर छू प्रताप जी से कहा, अच्छा है, पर मेरे घर में सब कुछ बढ़िया नहीं है अंकल जी। आदित्य की बात सुन प्रताप जी ने पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? आदित्य अपनी जगह पर निखिल के पास जाकर बैठ गया और उसने शान और शुभित की ओर इशारा करते हुए कहा, इन दो गधों की शक्ल देख उब चुका हूं, इसलिए सोच रहा हूं कि अब अपनी बेटी को घर लेकर ही जाऊं। निखिल और बाकी सब आदित्य की कही बात का मतलब बखूबी समझ गए तो वे सब मुस्कुरा दिए। वहीं आदित्य ने अब असल मुद्दे पर आते हुए प्रताप जी से कहा, चीकू ईशु से किया वादा पूरा करना चाहता है अंकल जी। ईशु को मेरी बहू बनाना चाहता है, आपकी पोती को अपना हमसफर बनाना चाहता है। प्रताप जी आदित्य की बात पर मुस्कुरा दिए। सब जानते थे कि बचपन से ही चीकू ईशु को बहुत पसंद करता था। उसने जब दोनों स्कूल में थे तो ईशु से प्रॉमिस भी किया था कि वो उससे शादी करेगा, मगर उसके ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद राणा परिवार इस बात को भूल चुका था। सबको लगा बच्चों का बचपना था जो कि उम्र के साथ खत्म हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर मयंक ने आदित्य की बात सुन तेज आवाज में कहा, माफ कीजिए आदि भाई, पर ऐसा नहीं हो सकता, चीकू और ईशु की शादी नहीं हो सकती। एपिसोड 15। मयंक की बात सुन सभी हैरान हो गए। सोनम ने चाय की ट्रे रखते हुए उससे पूछा, क्या बात है मयंक, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आदित्य अपनी जगह से उठा और उसने मयंक के सामने खड़े होकर उससे पूछा, क्या बात है मेरे भाई? मयंक ने आदित्य से कहा, भाई ईशु ये शादी नहीं करना चाहती, और सच कहूं मैं भी नहीं चाहता, ईशु चीकू के लिए। मयंक आगे कुछ कह पाता उससे पहले आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे ईशु से बात करनी है, और हाँ ईशु चीकू के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। सोनम आदित्य की बात सुन मुस्कुराए। वहीं उसके पास खड़ी नैना की आंखें भर आई। उसने एक नज़र शान के पास बैठे शुभित को देखा। शुभित देखने में बिल्कुल आदित्य की परछाई था, बस उसकी आंखें वो शुभी के जैसी थी। नैना शुभित को देखने में खोई हुई थी कि तभी सोनम ने धीरे से कहा, अरे अब तो उम्र भर देखते रहना अपने दामाद को, आओ कुछ मीठे का इंतजाम करते हैं। नैना ने उसकी बात सुन परेशान होते हुए कहा, पर अभी तो। सोनम ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, चलो, सोचती बहुत हो तुम। सोनम
नैना को अपने साथ लेकर चली गई। वहीं आदित्य वो टेरेस पर ईशू के पास गया तो देखा वो अपनी पेंटिंग बनाने में बिजी थी। आदित्य ने उसे आवाज देते हुए कहा, ईशू। ईशू मुड़ी तो आदित्य को देख मुस्कुरा दी। आदित्य उसके पास चलकर आया और उसने उसकी पेंटिंग को देख मुस्कुराते हुए कहा, रंगों को कब कहाँ कैसे भरना है ये तुम बखूबी जानती हो बच्चा। ईशू हल्का मुस्कुराए और उसने अपना सिर झुका लिया। तभी आदित्य ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अपने इन रंगों से मेरे बेरंग घर को रंग दो बच्चा। चीकू को अपना बना लो। आदित्य की बात सुन ईशू की आंखें भर आईं और उसने अपना सिर उठा आदित्य से अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, ये गलत है अंकल। चीकू मेरे साथ कभी खुश नहीं रहेगा। आदित्य को उसकी बात ज्यादा तो समझ नहीं आई पर समझ चुका था कि वो मना कर रही है। इधर नीचे सभी हॉल में बैठे हुए थे कि तभी रूथ वहां आया। उसे देखते ही समीर ने निखिल से पूछा, ये रूथ है ना। निखिल ने बिना किसी भाव के एक नज़र रूथ को देख समीर को देख मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। समीर ने रूद्र को देख खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत हैंडसम हो गया है, बिल्कुल तेरी तरह। इसे छुपा कर क्यों रखा है, बाहर निकाला कर। समीर की बात सुन आयु हंस दिया। ये देख रूद्र ने उसे आंखें दिखा दी। उसने जाकर समीर के पैर छुए तो समीर ने उठकर उसे गले लगाते हुए कहा, निखिल, ईशू चीकू के लिए परफेक्ट है, ऐसे ही मैं क्या सोचता हूँ मेरी सौम्या के लिए ये तेरा बेटा रूद्र परफेक्ट मैच है क्यों। ये कहते हुए समीर ने रूद्र के कंधे पर हाथ रखा था कि रूद्र हैरानी से समीर को देखने लगा। वहीं निखिल ने समीर से कहा, तू भी ना कुछ भी बोलता है, सौम्या बहुत छोटी है रूद्र से। समीर ने ये सुन जल्दी से कहा, हाँ तो क्या हुआ यार, इतना तो चलता है, आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। रूद्र ने समीर की बातों से परेशान हो अब वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और जल्दी से सोनम के पास किचन में चला आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मित्तल फैमिली उसके घर में क्या कर रही थी। इधर आदित्य मुस्कुराते हुए नीचे आया और उसने सोनम से कहा, सोनम मुंह मीठा करवाओ। ईशू मान गई। आदित्य की बात सुन निखिल खुश हो गया और दोनों खुश हो एक दूसरे के गले लग गए। निखिल ने सोनम से कहा, हाँ यार मुंह मीठा कराओ, आखिर अब हम समधी होने वाले हैं। प्रताप जी और सुरेंद्र जी भी खुश होकर गले लग गए। वहीं अर्चना जी वो तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मयंक को भी ईशू के फैसले पर खुशी हुई मगर उसे समझ नहीं आया कि आदित्य ने ऐसा क्या कहा जो वो मान गई। इधर सबके बीच चुपचाप बैठे शुभित ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली पर आदित्य को खुश होते देख शुभित के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान खिल उठी। वहीं अब जब रूथ को इस बात का पता चला तो वो जल्दी से टेरेस पर ईशू के पास गया और उसने ईशू को पकड़ते हुए पूछा, ओए, सच में तुम उस चीकू से शादी करने वाली हो। ईशू की आंखें इस समय आंसुओं से भीगी हुई थी। रूथ को देख वो जल्दी से उसके गले लग गई तो रूथ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, हे ईशू, रो क्यों रही हो, शादी करनी है कि नहीं करनी है। वो कुछ नहीं बोली, बस सुबकती रही तो रूद्र हंस दिया और उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भर प्यार से उसके सिर को चूमते हुए कहा, पागल, अब तो खुश हो जा, रो क्यों रही है। कुछ देर बाद ईशू रूथ से अलग हुई तो रूथ ने उससे पूछा, खुश हो ना। ईशू ने हाँ में सिर हिलाया तो रूथ ने एक बार फिर उसके सिर को चूम लिया। रूथ को अच्छे से पता था कि वो चीकू को कितना चाहती है। रूथ की आध्या से कभी नहीं बनी पर ईशू, उस पर तो वो हमेशा अपनी जान छिड़कता था। एक वो ही तो थी जो उसके अच्छे बुरे गाने चुपचाप सुन लिया करती थी। दोनों भाई बहन अभी बात कर ही रहे थे कि पीछे से आयु ने रूथ के गले से लिपट कर कहा, लो भाई अब तो ये भी चली, घर खाली होने वाला है। समीर अंकल सही कह रहे हैं, अब बड़े पापा को आपकी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। आयु की बात सुन रूथ ने उसके कान खींचते हुए पूछा, क्या बोला, फिर से बोल। आयु ने चिल्लाते हुए कहा, ओ भाई, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। रूथ ने उसका एक हाथ पीछे घुमाकर दबाते हुए पूछा, नहीं नहीं बताना, क्या बोल रहा था। आयु ने रूद्र को दूर धकेल दिया और भागते हुए कहा, यही कि मुझे एक प्यारी सी भाभी ला दो ना भाई। रूथ ये सुन मुस्कुराते हुए उसके पीछे भागा तो उन दोनों को देख ईशू का भी चेहरा खिल उठा। घर में इस समय खुशी का माहौल था। आदित्य, निखिल और समीर आपस में बातें कर शुभित और ईशू की सगाई की डेट पर चर्चा कर रहे थे। शुभित बाहर गार्डन में आकर स्मोक करने लगा था और वहीं शान वो तो ईशू, रूथ और आयु के साथ बिजी हो गया था। शुभित ने सिगरेट का कश लेते हुए कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, डैड, आप रिग्रेट करेंगे अपने इस फैसले पर, ये मेरा आपसे मेरा वादा है। रात के समय आदित्य, समीर, शान और शुभित डिनर करने के बाद वहां से जा चुके थे। सगाई का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने 2 दिन बाद का बताया था जिस पर सबने सहमति जताई थी। नैना तो आज खुशी से खिली खिली घूम रही थी। ईशू के लिए अब जैसे उसकी टेंशन दूर हो गई थी। वो समझती थी कि चीकू से बेहतर ईशू को और कोई समझ ही नहीं सकता। इधर रूम में रुद्र से आरोही की फिक्र हो रही थी। वो उसे अकेले उस फ्लैट में छोड़ आया था। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं क्योंकि फ्लैट बंद था तो उसमें खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। रुद्र अब जल्दी से अपना फोन लेकर बालकनी की ओर बढ़ा था कि आयु ने उसे रोकते हुए पूछा, भाई आज कहाँ चल दिए। इस पर रुद्र ने कहा, आता हूँ।
जरा सक्षम से कुछ काम था। आयु ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर से पढ़ने बैठ गया। रूथ बालकनी से घर के बाहर आया और पार्किंग से अपनी बाइक स्टार्ट कर मेन गेट तक पहुंचा था कि गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, तुम किसी दिन सर से डंडे खिलवाओगे हमें। रूथ ने उनकी बात सुन हंसते हुए कहा, अरे नहीं अंकल, मैं हूं ना, मैं बचा लूंगा आपको। अब जल्दी से गेट खोला। गार्ड अंकल ने मुस्कुराते हुए रूथ के लिए गेट खोल दिया। गेट के खुलते ही रूथ अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। वहीं फ्लैट में आरोही इधर से उधर रूम में घूम घूम कर परेशान हो गई थी। आज वो ना तो स्टूडियो गई थी और ना ही अपनी मम्मा से मिलने। रूथ पर भरोसा करने में उसे डर लग रहा था। सोनल को कई बार उसने कॉल किया पर वो थी कि कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। आरोही ने अब चिढ़कर अपना फोन बेड पर फेंकते हुए कहा, पागल लड़की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ रुके या फिर चली जाए, और जाए भी तो कहाँ जाए, वापस हॉस्टल। कब तक सोनल उसका खर्चा उठाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल बिल पे करने में ही उसकी सारी सैलरी खत्म हो जाती है। आरोही ने ऊपर सिर उठाते हुए कहा, कान्हा जी, क्यों आप बस मेरा ही टेस्ट लेते हैं? अब बंद भी करो ना मुझे परेशान करना। आरोही बड़ी मासूमियत से कान्हा जी का नाम लेकर खुद से बातें करने में मग्न थी कि तभी किसी के कदमों की आहट सुन वो चुप हो गई। सामने डोर से टिककर खड़े रूथ को देख वो जल्दी से काउच से उठकर खड़ी हो गई। रूथ रूम में आया और उसने आरोही से कहा, आओ डिनर कर लो। आरोही ने उसकी बात सुन उससे सवाल करते हुए पूछा, आप सच में हमारी शादी के बारे में अपनी फैमिली को बताएंगे? रूथ ने आरोही की बात सुन चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम बहरी हो? एक बार कह चुका हूं तो बार बार क्यों वही बात सुनना चाहती हो? रूथ की बेरुखी देख आरोही का मुंह बन गया और उसने धीरे से कहा, लगता है बाइपोलर डिसऑर्डर है इस इंसान को। कभी भी गुस्सा, कभी भी प्यार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।